थैंक यू। सो पिछली मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए हम लोग व्यापक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो मैं समझता हूँ भैया अभी तक, और सभी को नमस्कार। व्यापक एंड सह अस्तित्व दोनों को ले। जी जी। सो मुझे लगता है कि भैया जो बहुत बहुत अनएक्सप्लोर्ड टाइप का टेरिटरी था रहा ये, जो बाबा जी ने एक्सप्लोर किया और हमारे लिए उपलब्ध करवाने का उन्होंने करवाया, हमने समझने का उसको कोशिश किया है। तो एक स्टेप पीछे जाके मैं बोलना शुरू करूंगा कि यू नो एक शुरुआत होती है वस्तु से, जो एग्जिस्टेंस में सबसे पहली चीज जो अवेलेबल है वो वस्तु है। जो वस्तु को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जो समथिंग दैट दैट पब्लिशेस इटसेल्फ, जो जो अपना होने को प्रकाशित करे, मैनिफेस्ट करे या एग्जिबिट करे, समथिंग दैट एग्जिबिट्स इट्स अकरेंस और इट्स प्रेजेंस, उसको वस्तु बोलेंगे। फिर उस वस्तु के भी दो प्रकार बोले गए, जिसमें एक है इकाई और दूसरा है स्पेस या खालिस्तान। तो इकाई या यूनिट के को हम लोग चार तरीके से पहचान सकते हैं: रूप, गुण, स्वभाव, धर्म। उसमें भी रूप गुण ऐसा लगता है कि साइंस ने और स्पिरिचुअलिटी ने कुछ हद तक उसको एक्सप्लोर किया है, अच्छे से डिफाइन करके सामने रखा है। स्वभाव धर्म को शायद थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, अभी उसके बारे में कॉन्फिडेंटली कंटेंट अवेलेबल ऐसा कहा नहीं जा सकता है। अब उसको छोड़ के हम लोग स्पेस पर आते हैं। स्पेस या खालिस्तान, उसमें उसकी पहचान कैसे होती है? वो उसमें तीन एट्रीब्यूट्स हैं। उसमें एक है पारगाम्यता, पारदर्शिता, और तीसरा है व्यापकता। तो पारगामी का मतलब हुआ जो जिससे आर पार हुआ जा सके। इंग्लिश में बोले तो थ्रू है या परमिएबल है, पेनिट्रेबल है। शायद हमें थोड़ा बहुत ध्यान आए कि साइंस में भी हमने परमिएबल और इम्परमिएबल करके दो टर्म्स पढ़ी होंगी। परमिएबल का मतलब हुआ जो जिससे जिससे आर पार हुआ जा सके, जो एब्जॉर्ब कर सके, जैसे सैंड है या कॉटन है। और इम्परमिएबल जैसे लोहा है, जिसके जिसके जो एटम्स हैं वो क्लोजली नेट है, वो बहुत क्लोज है एक दूसरे से, जिससे कि परमेबिलिटी कम हो जाती है उसकी। और नेक्स्ट फैक्टर जो है इसमें भी परमिएबल में, जो जैसे कॉटन और वाटर का एग्जांपल हम लोग पहले भी लेते आए हैं, वो एक और कॉन्टेक्स्ट में भी लेते हैं, बट यहाँ पर इसका मतलब यही होगा कि कॉटन जैसे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस वजह से उसको परमिएबल बोला गया या पारगामी बोला गया उस एग्जाम्पल में। ऐसे ही वो खालिस्तान है। उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर जो है वो है इसका पारदर्शिता का, जिसको ट्रांसपेरेंसी बोल सकते हैं, जो कि इट्स एक्चुअली अ क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस टू वेयर वी कैन सी थ्रू इट, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उसको पारदर्शिता का या ट्रांसपेरेंसी का नाम दिया गया। अगर अननेचुरल मटेरियल की बात करें, जैसे कांच हुआ, जिसके आर पार देखा जा सकता है। अब उसमें भी एक फैक्टर आता है कि मुझे एग्जाम्पल नहीं पता, बट शायद ऐसा होता होगा कि कोई चीज ऐसी होगी जिसके आर पार देखने की क्षमता होती होगी, किसी किसी इंसान में अलग और शायद जानवर में अलग। मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं ऐसा होता है कि नहीं होता है, बट शायद ऐसा होता हो। बट यहाँ पर जो नेचुरल टेंडेंसी या कैपेबिलिटी है आइज की, उसी की बात हो रही है। तो उसको लेकर जो उसको लेकर जिसके थ्रू देखा जा सके, वो पारदर्शिता है। तो वो एक स्पेस, वो भी एक स्पेस का या खालिस्तान का एक एट्रीब्यूट है। फिर तीसरा जो फैक्टर है वो है व्यापकता का। व्यापक का अर्थ हुआ जो जो सर्वत्र है, जो जो हर जगह है, छाया हुआ है, फैला हुआ है, या उसको अंग्रेजी में करें तो शायद एक्सटेंसिव है या कॉम्प्रिहेंसिव है। मुझे लगता है कि व्यापकता आई थिंक सबसे स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट
रहा होगा, इसके बारे में चर्चा की जा सकती है, बट वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट रहा होगा या सबसे ज्यादा उसको अच्छे से डिफाइन करता होगा, तभी इसको व्यापक का नाम दिया गया। उसको व्यापक को फिर सत्ता के रूप में भी डिफाइन किया गया। सत्ता जिसका, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, जिसको अगर नॉर्मल दुनिया में देखा जाए तो शायद एब्सोल्यूट अथॉरिटी के रूप में डिफाइन किया जाता है, या परम या पूर्ण प्राधिकरण जिसको बोल सकते हैं, जिसका समथिंग दैट इज एक्सरसाइज इन पावर। तो मुझे याद है लास्ट वीक हम में से किसी ने उसको शक्ति बोला था। आई थिंक शक्ति डिफरेंट है, शक्ति वो अपने आप में शक्ति नहीं है। सत्ता का अर्थ हुआ कि जिसके पास शक्ति प्रयोग का लेजिटिमेट राइट है, वो अपने आप में शक्ति नहीं है, उसको एक्सरसाइज करने की पावर, उसकी एक्सरसाइज करने की जो लेजिटिमेसी है, वो उसको सत्ता बोलते हैं। जब वो शक्ति एग्जिबिट हो जाती है तब वो शक्ति कहलाएगी। तो उसमें उस लेजिटिमेसी में एक स्वीकृति शामिल है, स्वीकृति उनकी जिनके ऊपर वो शक्ति का प्रयोग हो सकता है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं, जो वस्तु का जो पहला पार्ट जो मैंने पहले बोला, उन पर वो शक्ति का प्रयोग हो सकता है, उसको थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तो उसमें उनमें वो स्वीकृति है, इस हिसाब से वो व्यापक सत्ता है। वो अपने आप में कुछ ना होते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी इन्फ्लुएंशियल है, वो सब कुछ है, उसी के दायरे में सब कुछ होता है, और वो सर्वत्र है, एब्सोल्यूट है। सो दैट्स हाउ इट इज कॉल्ड सत्ता और एब्सोल्यूट अथॉरिटी। इसी को व्यापक संज्ञा दी गई। नेक्स्ट है कि इकाई जो है वो व्यापक में डूबी है, भीगी है, घिरी है। इसको हल्का सा अगर डिफाइन करें तो जैसे हमेशा एक एग्जांपल लिया जाता है सोम भैया के, जो अपने शिविर में एग्जांपल लेते हैं, जैसे कॉटन जो है वो पानी में डूबी है, भीगी है, घिरी है। इसका सिंप्लीफाइड अगर सिंपल करके बात करें तो डूबना अर्थात उसमें पानी के अंदर होना, भीगना अर्थात वो पानी उसके थ्रू होना कॉटन के, और घिरना मतलब वो नेवर एंडिंग होना, वो जहाँ भी कॉटन जहाँ भी होगी वो पानी उसको कवर करके ही रखेगा। पहले भैया ने एक क्वेश्चन उठाया था कि आयरन ब्लॉक को क्या हम इस तरह से ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आयरन ब्लॉक को लेना है तो शायद हमें पानी की जगह कुछ और लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कॉटन एक इकाई और पानी को सत्ता रूप में या व्यापक रूप में देख सकते हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम्पल है। जब बात आएगी एक्चुअली व्यापक की या सत्ता की, वहां पर आयरन ब्लॉक के अंदर भी जो अवेलेबल है, क्योंकि उसके अंदर एटम्स है, उसके अंदर कण मौजूद है, तो उनके बीच में भी स्पेस तो है ही। तो स्पेस जो है वो एक्सटेंसिव है, वो हर जगह है और नेवर एंडिंग है। तो मैथ के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मैथ का जैसे इन्फिनिटी एक वर्ड यूज किया जाता है, उसमें कोई उसके फैलाव में, उसके स्प्रेड में कोई लिमिट नहीं है। सिमिलरली उसके संकुचित होने में भी कोई लिमिट नहीं है, मतलब संकुचित जगह पर भी कोई लिमिट नहीं है। कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे आई थिंक तो मुझे मालूम है डायमंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट, जो कार्बन सबसे ज्यादा जिसमें इंटैक्ट होता है। तो वहां पर भी अगर मैथ को यूज करें तो स्पेस तो वहां भी मिल ही जाएगा। उसके अंदर फिर जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अंदर भी न्यूक्लियस से जो उनकी दूरी है, तो दूरी तो है ही। तो कितना भी कम में चले जाएं, कितना में अधिक में चले जाएं, तो वो व्यापक सर्वत्र है, वो है ही। इकाई का होना ना होना ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन व्यापक के लिए ऐसा नहीं बोला जा सकता है कि वो कहीं है और कहीं नहीं है। उसका घटना बढ़ना नहीं होता है, हर हाल में उसका होना होता ही है, वो असीम है। उसका केवल अनुभव किया जा सकता है। उसके अलावा
संपूर्ण जो प्रकृति है वो संपृक्त है व्यापक के अंदर। संपृक्त अर्थात उससे सटी हुई है, उससे जुड़ी हुई है, इट्स लाइक नेक्स्ट टू इट। तो प्रकृति की वस्तु में जो उसके अंदर व्यापक है, उसके बाहर व्यापक है। और संपृक्त मतलब उससे सटा होना, जुड़ा होना। तो बेसिकली इट्स लाइक नेक्स्ट टू इट, है ना। उसमें कोई फिर बीच में और कुछ नहीं है। वो बीच में जो अगर कुछ है भी, उसी को व्यापक की संज्ञा दी गई है। तो इट्स लाइक एक अरेंजमेंट है। जैसे जैसे जिग्सा पजल में हम लोग सब कुछ साथ साथ सटा देते हैं, तो वैसे ही यहाँ पर अगर कुछ वस्तु है, मटेरियल है, जो टेंजिबल मटेरियल है, उसके नेक्स्ट में अगर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां पर कुछ अवेलेबल है, उसी को व्यापक बोला गया, उस खाली स्थान को व्यापक बोला गया। और उस खाली स्थान के कारण ही, उस दूरी के कारण ही दो डिफरेंट टेंजिबल मटेरियल्स को देखा भी जा सकता है। यदि वो खाली स्थान नहीं होगा तो वो सेपरेट करना नहीं हो पाएगा। इस वजह से जब हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली उसको देख नहीं पाएंगे, या देखना ही सेपरेट करना है। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे सामने एक लैपटॉप रखा हुआ है, तो उस मेरे और उस लैपटॉप के बीच में कुछ दूरी है, इस वजह से ही वो मेरे सामने एक दृश्य है, अवेलेबल है। अदरवाइज वो दिखने में ही नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार वो जो वस्तुएं हैं वो अविभाज्य रूप में अवेलेबल है, विच बेसिकली मीन्स कि उनको उनको जो व्यापक जो है, जो उससे सटा हुआ है, वो उसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसी तरह से हम लोग अस्तित्व की बात भी करते हैं कि एक कनेक्टर अवेलेबल है, जिसके जिसके जैसे जिग्सा पजल, जिसके पीसेस के बिना वो अधूरा रहेगा। वो क्योंकि नेचर अपने आप में पूर्ण है, वहां पे अधूरापन नहीं है। तो इस आई मीन इस डिजाइन को देख के हम लोग क्लियर कर सकते हैं कि ये अस्तित्व है, जिसमें कुछ भी गैप्स नहीं अवेलेबल है, जो अविभाज्य है। उसके अलावा व्यापक जो है कुछ अलग अलग तरह से अवेलेबल है मानव के लिए, जिसमें ऐसा बोला गया कि व्यवहार काल में वो एक नियम के रूप में अवेलेबल है, एक प्रोटोकॉल के रूप में अवेलेबल है। विचार काल में समाधान के रूप में या सोल्यूशन के रूप में अवेलेबल है। अनुभव काल में वो एक आनंद के रूप में अवेलेबल है। और जो आचरण काल है वो उसमें न्याय के रूप में अवेलेबल है। अब व्यापक में क्योंकि वस्तु और टेंजिबल आइटम या इकाई जो है वो व्यापक से अलग है, तो खाली स्थान, जिसमें व्यापक को खाली स्थान भी बोला गया, स्पेस भी बोला गया, तो उसका अगला शब्द एक हो सकता है जिसके जिसके अंदर इकाइयां हैं। उसमें सॉरी ब्लैंक हो गया। जिसमें ऊर्जा संपन्न इकाइयां हैं, और जो व्यापक है वो साम्य ऊर्जा के रूप में उपलब्ध है। साम्य ऊर्जा का मतलब हुआ मतलब इंग्लिश में बोले तो इक्विलिब्रियम एनर्जी, जहां पर उसमें एग्जिस्टेंट जो यूनिट्स हैं, इकाइयां हैं, उन सबके लिए वो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है। जितना जिसका बनता है इकाई का अपने अपने होने के लिए, उतना वो इकाई एनर्जी को यूज करके अपना होना पब्लिश करती है या एग्जिबिट कर पाती है। या आई थिंक उसमें एक और टॉपिक है इसमें ज्ञान का, जो मुझे शायद इतना क्लैरिटी नहीं है, बट आई थिंक दैट्स इट। सो बेसिकली एक एब्सोल्यूट होना या सर्वत्र होना, जहाँ पर कोई कुछ और नहीं है, वहां पर कुछ होना, उसी को व्यापक की संज्ञा दी गई। और उसके अंदर सब कुछ है, वो पारगामी है, पारदर्शी है। व्यापक में वस्तुएं हैं, और व्यापक में इकाइयां हैं, और इकाइयों में व्यापक है। और कितने भी हम लोग नेगेटिव, कितने भी कम डिस्टेंस में चले जाएं, कितने भी छोटे
इकाई में चले जाएं, वहां पर व्यापक है ही। और ये कोई आया नहीं, ये कोई गया नहीं, ये था ही और है ही। अगर हम लोग कुछ वर्ड्स को पिक करते हैं तो इसको हम लोग शायद इसका पैरेलल ड्रॉ कर पाएंगे, अगर हम अपनी ग्लोबली जिस तरह से रिलीजन चलता है, या उसके बारे में मुझे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, बट जैसे हिंदुइज्म में भी कुछ इस सिमिलर तरह के वर्ड्स ईश्वर के लिए भी दिए गए, जो सर्वत्र है, असीम है, जो एक मोमेंट पे जाके शायद मुझे ऐसा लगा कि मिस्ट्री के रूप में छोड़ दिया गया। हो सकता है आंसर हो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसी को व्यापक करके संज्ञा दी गई है, और उसमें फाइनली ये इस तरह से बोला गया कि वो इट नेवर केम, वो कभी आया नहीं, वो कभी कहीं से पैदा नहीं हुआ, ना उसके अंदर कोई चीज पैदा होती है, सब कुछ वो था ही, वो है ही, इट्स नित्य वर्तमान, वो एवर एग्जिस्टेंट एंटिटी है। आई थिंक दैट्स इट। थैंक यू। बढ़िया भैया, वेरी नाइस। मुझे बीच बीच में मतलब ऐसा अच्छे से लगा कि आप कहीं कहीं पर जो है ना वो मतलब अच्छी गहराई को पकड़ रहे हैं इसको। सो वेरी वेरी नाइस, आई रियली लाइक्ड इट। बाकी साथी जो है वो लास्ट वीक जो है वो अपने एक्सप्रेशन जो है दे ही चुके हैं व्यापक के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा डिसाइड किया था, तो मैं भी अपनी तरफ से बात को रख लेता हूँ, सो दैट हम सब एक दूसरे को सुन पाए और ये देख पाए कि हाँ भैया, ये जब जब मध्यस्थ दर्शन में सह अस्तित्व की बात हो रही है, व्यापक की बात हो रही है, तो बाबा जी क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। हम सब अपना अपना एक्सप्लोरेशन कर ही रहे हैं, शोध कर ही रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये म्यूचुअल शेयरिंग से मेरे को लगता है कि उसमें एक अच्छे से हम लोगों की गति बनेगी, हम लोगों का समझ जो है वो बढ़ेगा। देव भाई, मेरा शेयरिंग वाला एनेबल कर दे। जी जी। ठीक है। एक छोटी सी चीज और थी विच आई वांट टू मेंशन हियर, कि हमारे कुछ साथी हैं जिन्होंने ना 1-to-1 में ऐसा फीडबैक दिया कि यहाँ पर ना हिंदी काफी मुश्किल रहती है। जब हम इन सेशंस में बात करते हैं और जब ये मध्यस्थ दर्शन की पुस्तकें है ना, आदरणीय नागराज जी ने जो लिखी हैं, तो तो इसको ना इन गहरे शब्दों में सिर्फ हिंदी में कई साथियों में, जैसे जानवी जी हैं, ये मतलब हैदराबाद में रहती हैं, तो इनका भी हिंदी पे इतना पकड़ नहीं है, लेकिन इनको ऐसा ऐसा फील होता है कि कंटेंट जो है ये थोड़ा गहरा है। मतलब ये बेशक अब हिंदी में नहीं कम्युनिकेट, हिंदी में ही सिर्फ लिखा गया है, तो अब जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है या जिनको हिंदी कम आती है, वो अब इसको ना समझे तो ये भी उनके साथ में अन्याय होगा। तो ये वाला फीडबैक सिर्फ इस ग्रुप में नहीं, बाकी जगह पर भी आता है। तो हमारा एक छोटी सी टीम, मतलब कुछ लोग अपने इनिशिएटिव में, जीवन विद्या के साथी जो है, वो इस कंटेंट को इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर पाए, है ना, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी वोकेबलरी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स और पूरी बुक्स को भी जितना हम ट्रांसलेट कर पाए। तो एक तो ऐसा मन में आया है कि अब गोइंग फॉरवर्ड ना हम धीरे धीरे करके हिंदी में बात करेंगे, कीवर्ड्स को साथ के साथ इंग्लिश में भी रखते रहेंगे, सो दैट दोज ऑफ यू जिनको जिनको हिंदी नहीं आती है या हिंदी आती भी है लेकिन उस वो भी कई बारी इनकम्प्लीट सी रह जाती है। जब शब्द यूज करते हैं तो शब्द का अगर कोई मीनिंग कम्युनिकेट नहीं हुआ तो फिर वो भाषा जो है वो उसका कुछ पर्पस रह नहीं जाता। तो दो भाषा में बोलने से शायद आप तक आसानी से आप तक पहुंचे। ऐसा कोशिश करते हो, हिंदी के साथ में थोड़ा इंग्लिश को भी चलाएंगे धीरे धीरे कर। जी भैया तो जी, ठीक है, इसमें तो कहनी थी कि जिससे ऐसा भी हो जाता है कि इंग्लिश के शब्द ना कम पड़ जाते हैं। तो जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो शब्द मैंने इसके एक सिनोनिम के रूप में या इसके समक्ष रख कर बोला है वो पूरा पड़ेगा ऐसा नहीं, लेकिन समझने के लिए एक दिशा दे देगा। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है वर्षा। वो एक्चुअल में भाषा की एक सीमा रहती ही है, तो वो हिंदी भाषा में भी अपनी सीमाएं जो है वो रहती होंगी। तो ये जब बाबा जी भी मध्यस्थ दर्शन लिख रहे थे तो बाबा जी ने भी ऐसा कहा कि मतलब मैंने कई शब्द जो है वो मुझे ऐसा लगता था कि एक एक्चुअल में भाषा के मूल में जाए ना तो ऐसा देख सकते हैं कि एग्जिस्टेंस में रियलिटीज हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स को उन रियलिटीज के बारे में एक दूसरे से बात करने की जरूरत पड़ती है ना, ताकि हम कम्युनिकेट कर पाए।
जैसे कि मुझे प्यास लगी है तो मुझे पानी पीना है। तो अब बच्चा मम्मी को कह पाए कि मुझे पानी पीना है या मुझे खाना खाना है, ये एक सच्चाई के रूप में एक्सप्रेस कर पाएगा, तभी मम्मी जो है वो खाना देगी। तो ये भाषा का पर्पस है कि रियलिटी को, सच्चाई को व्यक्त कर पाए। तो बाबा जी ने जब अध्ययन, मतलब इसको अपने अनुभव की यात्रा में रहे, तो बाबा जी ने ऐसा देखा कि कुछ तो सच्चाइयां ऐसी हैं जिनके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स अवेलेबल है, कुछ सच्चाइयां ऐसी हैं जिनके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड्स ही भाषा में अभी तक बने नहीं है। ठीक है, तो फिर बाबा जी ने कुछ शब्द लेकर के उनके साथ में कुछ स्पेसिफिक मीनिंग एसोसिएट किया। इसीलिए हमें कई बार ये हिंदी भी बाबा जी की जो लिखी हुई है मुश्किल सी लगती है, क्योंकि क्योंकि रियलिटीज की तरफ जो है जिस गंभीरता के साथ में हम बाबा जी इशारा करना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी परंपरा में वो हम सबका वो वाला अभ्यास ही नहीं है। तो हिंदी में भी हमको इसीलिए मुश्किल होती है, इंग्लिश में भी हमको इनकम्प्लीट लगेगा, लेकिन मिलजुल कर हम रियलिटी को पकड़ पाए। शब्द की एक सीमा रहती है, उस सीमा के कारण हम ऐसा ना हो कि हम एग्जिस्टेंस को समझने में ही गलती करते। सो दैट इज द पर्पस ऑफ लैंग्वेज, कि हम उसको एग्जिस्टेंस को पूरा समझ पाए। तो इन दिस बैकग्राउंड मैं जो है, जो अपने तरीके से मेरे को लग रहा था कि मैं भी व्यापक के बारे में और सह अस्तित्व के बारे में जो रखता हूँ, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे। तो एक तो इसको अस्तित्व में, जैसे अभी हमने कहा कि भाषा का पर्पस क्या है कि सत्य को व्यक्त करना। तो अब सत्य क्या है, बाबा जी ने बोला कि एक अस्तित्व में अगर देखें ना, तो ऐसा कह सकते हैं कि परम सत्य के रूप में भी कोई चीज है जिसको अल्टीमेट ट्रुथ कह सकते हैं। तो अल्टीमेट ट्रुथ क्या है कि अस्तित्व, ये पूरा का पूरा फैला हुआ एग्जिस्टेंस जो है, ये सह अस्तित्व है ना। दिस इज ए डेविएशन फ्रॉम व्हाट साइंस सेज। काफी सारी साइंस की थ्योरीज जो कहती हैं कि जो कुछ भी है वो क्योस है ना। क्योस थ्योरी जो है वो साइंस में बनी हुई है कि जो कुछ भी है ना वो बड़ा अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ठीक है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस जो है ना वो क्योस की वजह से बिना किसी निश्चित दिशा के इवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर बाबा जी ने उससे बिल्कुल अलग बात कही है कि अस्तित्व जो है वो क्या है, अस्तित्व सह अस्तित्व, एग्जिस्टेंस इज को एग्जिस्टेंस। अब ये को एग्जिस्टेंस किसका है, तो सबसे पहले जब मैंने शुरू शुरू में सुना तो मेरे को एक ऐसा लगा, को एग्जिस्टेंस मतलब आदमी आदमी के साथ में जी पाए, फैमिली में ठीक से जी पाए, समाज में ठीक से जी पाए, हम नेचर के साथ में ठीक से जी पाए। इसको हमने अभी तक नॉर्मल भाषा में को एग्जिस्टेंस के रूप में समझा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ जो है ना, उसका ये मतलब है कि वो वाला सत्य जो हमेशा सत्य रहेगा, जो समय के साथ में बदलेगा नहीं, लाखों करोड़ों या समय की सीमा से भी निकल जाए, दिस ट्रुथ विल नेवर चेंज, है ना। तो ये कह रहे हैं कि सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य, इंग्लिश में बोले तो सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट नेचर सैचुरेटेड इन ओमनीपोटेंस। तो ये सत्ता जो है, इसी को व्यापक बोला, इसी को हम अगली स्लाइड्स में थोड़ा सा देखेंगे। लेकिन लेकिन क्या कह रहे हैं कि तीन चीजें हैं, सत्ता, जड़ और चैतन्य। इसको अगली स्लाइड में थोड़ा सा और करके देखा तो सेंटिएंट, इनसेंटिएंट एंड ओमनीपोटेंस, या सत्ता, जड़ और चैतन्य। तो अस्तित्व में केवल तीन तरह की वास्तविकता है ना। तो एक, जैसे देव भाई अभी रख रहे थे और बाकी साथियों ने भी लास्ट वीक रखा ही था, कि एक तो यह है कि हमको पूरे एग्जिस्टेंस में जब हम देखने चाहते हैं तो हमको ना काफी खाली जगह दिखती है। अगर हम एक स्लाइड के रूप में देखें, तो जैसे ये एक स्लाइड है ना, तो एक पिक्चर के रूप में ये हमारा ये हमारा सोलर सिस्टम जो है ना, तो इस सोलर सिस्टम को देखने से हमको क्या लगता है कि मतलब सन है, और सन से लेके फिर अर्थ तक बीच में दो प्लैनेट्स हैं, फिर आगे चलते हुए और भी प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स के बीच में क्या है, मतलब धरती और मंगल ग्रह के बीच में। तो एक, हम सब ने साइंस में, इवन स्कूल एजुकेशन में इतना पढ़ लिया था कि ये एम्प्टी स्पेस है, जैसा हमको विज्ञान में पढ़ाया जाता है, ये खाली जगह है। ठीक है, तो ये खाली जगह भी एक रियलिटी है सोलर सिस्टम में। इसको हम अभी अभी सूचना के रूप में देखें, इसके ऊपर बिल्ड करेंगे अभी धीरे धीरे करके, लेकिन ये खाली जगह एग्जिस्टेंस में है।
तो ये सोलर सिस्टम के लेवल पे देखा स्पेस एट कॉस्मिक लेवल। फिर एक सब एटॉमिक लेवल के ऊपर देखते हैं स्पेस को, तो हम जैसे पानी कहते हैं वाटर इज H2O, तो दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है, ये मिलके H2O बनता है। इस तरह से हमको केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा डायग्राम के रूप में बताते हैं। यहाँ पर भी जैसा आप सबने कहा, आज सवेरे देव भाई ने भी इसको रिफ्रेश कराया कि हमारा जो न्यूक्लियस है इन एटम्स में और उसके आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो खाली जगह है, ये वाली खाली जगह एंड ये जो स्पेस में प्लैनेट्स के बीच में खाली जगह है, इन दोनों खाली जगह में कोई डिफरेंस लगता है या एक जैसी ही खाली जगह है? मतलब क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जो एटम के बीच में खाली जगह है ये एक टाइप का खाली जगह है, और जो जो कॉस्मिक लेवल पे खाली जगह है ये किसी दूसरी टाइप का खाली जगह है? सर एक जैसा है। एक जैसा है ना। तो जब हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, जरा सा भी ध्यान लगाते हैं, तो एक ऐसा ऐसा अपने में फील आता है भैया ये खाली जगह ही है, जहां पर कुछ नहीं है उसको हम खाली जगह के रूप में देखते हैं। तो पहले हम ऐसा हमको लगता था कि जहां पर कुछ नहीं है वो खाली जगह है, जैसे मतलब अर्थ और जैसे धरती और मंगल ग्रह के बीच में खाली जगह है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है, तो क्या जहां पर धरती है वहां पर भी खाली जगह है कि नहीं है? है ना? तो धरती और मंगल के बीच में खाली जगह है, ये हमको आसानी से महसूस हो जाता है। क्या जहां पर धरती है वहां पर खाली जगह है कि नहीं है? तो वहां पर भी फिर एकदम से ये ध्यान जाता ही है कि जो धरती है ये भी एटम्स से मिलकर के बनी है, और सभी एटम्स के बीच में मतलब इंट्रा एटमिक स्पेस भी है और इंटर एटमिक स्पेस भी है, इन द सेंस के दो एटम्स के बीच में भी खाली जगह है और एक एटम के अंदर भी खाली जगह है, जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन ये न्यूक्लियस के बीच में ये सब खाली जगह जो है। तो पूरे एग्जिस्टेंस में हर जगह खाली जगह है, जहां मैटर है वहां भी खाली जगह है, और जहां मैटर नहीं है, पदार्थ नहीं है, वहां तो खाली जगह है। इतना सबको क्लियर हो रहा है ना? ये शिविर में अच्छी तरह से बात रख दी जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम जब अध्ययन करने के लिए हमारी इसमें गहरे से जाने की रुचि बन रही है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हम एक बार आज का सेशन लगा करके और इस पे कुछ प्रश्न होंगे तो उनको भी ले लेंगे, किसी तरह की हमारी दुविधा ना रहे, क्योंकि पूरा का पूरा मध्यस्थ दर्शन जो है ना, ये इस परम सत्य को सबसे पहले हमारे को एक इसका भासाभास हो जाए, एक सेंस आ जाए कि कहना क्या चाह रहे हैं, सह अस्तित्व क्या है। तो सह अस्तित्व जो है सत्ता है। सत्ता मतलब ये खाली जगह जो है, इसी को व्यापक कह रहे हैं, इसी को सत्ता कह रहे हैं, इसको डिटेल में भी आगे देखेंगे। और इसमें पदार्थ है, प्रकृति है। अब प्रकृति दो तरह की है, जड़ और चैतन्य ना। तो जड़ प्रकृति जो है ये वो वाले एटम्स हैं जिनसे मिलके हमको ये भौतिक रासायनिक फिजियोकेमिकल वर्ल्ड दिखता है ना। तो मेरे सामने जो है ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, तो ये भी एटम से बना हुआ है ना। तो ये सारा का सारा जड़ प्रकृति है ना। ये मेरी टी शर्ट पहना है, ये जड़ प्रकृति है। किताब सामने पड़ी है, ये जड़ प्रकृति। चैतन्य प्रकृति किसको कह रहे हैं? चैतन्य प्रकृति ये कहा कि कि जैसे हम अपने को देखते हैं, ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को देखते हैं, तो ये बड़ा क्लियरली दिखता है कि ये सिर्फ जड़ नहीं है, है ना। इनमें एक सोचने समझने की भी कुछ कैपेसिटी है। एक एक जो नॉर्मल एटम है उसमें सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं। जैसे अगर हम एक हाइड्रोजन का एटम देखें, एक सोडियम का एटम देखें, एक आयरन का एटम देखें, वो आयरन का एटम सोचता नहीं है ना। हम भी जब अपनी बॉडी को देखते हैं तो बॉडी एटम्स से बनी हुई है। तो मैं अपना एक बाल ले लूं, तो बाल जो है वो एटम से बना हुआ है, लेकिन बाल सोचता नहीं है। मैं अपना नाखून ले लूं, तो ये भी एटम से बना हुआ और मेरे शरीर का पार्ट है, लेकिन ये नाखून जो है ये सोचता नहीं है ना। ब्लड का सैंपल ले लिया जाए तो ब्लड भी सोचता नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूँ, ऐसा हम सबको फील होता ही है ना। मैं सोचता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, तो ये सोचने समझने वाली इकाई जो है इसको चैतन्य बोलते। तो
तो ह्यूमंस जो हैं ये जड़ और चैतन्य का संयुक्त रूप। तो पूरे एग्जिस्टेंस में एक तो फिजियोकेमिकल एटम्स हैं जो कि हमको आसानी से समझ में आता है, जैसे जिसको कि पदार्थ अवस्था बोला, फिर पेड़ पौधे बोला, फिर एनिमल्स की बॉडीज बोला, और फिर ह्यूमंस की बॉडीज बोला। मानव शरीर, पशु शरीर, पेड़ पौधे और पदार्थ अवस्था, मटेरियल ऑर्डर, ये सब है जड़ प्रकृति। और फिर एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में जो ये सोचने वाली इकाई है, इसको चैतन्य, मतलब ये भी अपने आप में एक रियलिटी तो है ही। इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये जो है ये मतलब क्योंकि ये दिखता नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट तो करता ही है, ये तो अपने आप में एक रियलिटी है। तो ये जड़ और चैतन्य प्रकृति ये ये हमेशा इस सत्ता में है, व्यापक में ही है, मतलब ये व्यापक से बाहर नहीं जा सकता। तो अब इसमें जो है वो हमको इसका व्यापक का व्यापक वाला सेंस जो है ना, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मेरे को जब शुरू शुरू में समझ में आया तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लगा, एंड मैं उसी तरीके से आपके सामने भी, मतलब आप में से काफी लोगों ने इस पे एक्सप्लोर कर ही लिया, लेकिन किसी का कुछ नए साथी हैं एक दो, और कहीं पे भी किसी को लगे कि अभी कुछ कुछ चीजें उलझन के रूप में थी, पूरी क्लियर नहीं हुई थी, विल ट्राई टू डू कि वो उसको भी हम कंप्लीट कर। तो इस एग्जिस्टेंस वाले डायग्राम को जब सोलर सिस्टम वाले को जब हम देखते हैं, तो ये देखें कि पदार्थ जो है ना ये किसी सीमा में रहता है। जैसे धरती है तो धरती की एक बाउंड्री है ना, अगर हम सोलर सिस्टम को भी कंप्लीट को देख लेंगे तो सोलर सिस्टम की भी एक बाउंड्री है। अब सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ गैलेक्सी, तो गैलेक्सी को भी देखेंगे, इस डायग्राम को थोड़ा सा और जूम आउट करके देखेंगे तो उसकी भी एक बाउंड्री होगी। तो इकाइयां जितनी भी हैं जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसकी एक बाउंड्री रहती है। लेकिन क्या ऐसा हम सोचते जाएं तो ऐसा इमेजिनेशन में आता है कि कोई ऐसी जगह होगी जहां पर ये व्यापक नहीं होगा, जहां पर ये खाली जगह नहीं, मतलब अगर इसी को एक्सपेंड करते जाएं और इसके बियॉन्ड जाते हुए देखते जाएं तो ऐसा हो सकता है कि कुछ और इकाइयां दिखें, फिर कोई ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर इकाइयां नहीं होंगी। तो वहां पर इकाइयां नहीं है लेकिन स्पेस तो अभी भी है, ये खाली जगह, तो ये खाली जगह हर जगह है। कहीं पर जाकर के कल्पना करें कि हमें पदार्थ मिलना बंद भी हो गया, तो पदार्थ मिलना बंद हो गया, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि अब इसके बियॉन्ड पदार्थ नहीं है, क्योंकि खाली जगह तो है ही है। और उस खाली जगह में भी फर्दर एक्सप्लोर करेंगे तो आगे जाकर के कहीं पदार्थ मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं है। तो कभी भी अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि हमने एग्जिस्टेंस में देख लिया कि यहां तक एग्जिस्टेंस की सीमा है, तो इसमें नेचुरली जो है ऐसा हम एज्यूम कर ही सकते हैं कि साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हमने इतने डिस्टेंस तक अर्थ से जाके देख लिया, हमें इतना पदार्थ मिला। बट नो वन विल एवर बी एबल टू से कि हमने पूरे एग्जिस्टेंस को जाकर के देखा, क्योंकि ये एग्जिस्टेंस रियल में जो हम कह सकते हैं इसको इसको असीम कह रहे हैं, बाउंडलेस कह रहे हैं, इसकी कोई बाउंड्री नहीं है ना। तो इसको कंप्लीट जाकर के देखना संभव नहीं है, इसको सिर्फ समझा जा सकता है। पदार्थ है, पदार्थ जो है वो स्पेस में है ना, खाली जगह पे है। और पदार्थ के साथ साथ पदार्थ जब हम कह रहे हैं तो जड़ प्रकृति है और चैतन्य प्रकृति, तो अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व है। ये सारी की सारी इकाइयां जो है ये किसी नियम से चलती है। सोलर सिस्टम भी अगर हम करोड़ों सालों से देखें कि मतलब इट इज एस्टेब्लिश्ड एज सोलर सिस्टम, तो ये कोई रैंडम फिनोमिना नहीं है, एक नियम है। उस नियम से सोलर सिस्टम बना हुआ है, उस किसी नियम से सोलर सिस्टम बना था, किसी नियम से ही सोलर सिस्टम बना हुआ है। सिमिलरली एक एटम और सब एटमिक लेवल पर जाकर के देखते हैं तो ये भी किसी नियम से चल रहा है ना, ये क्योस नहीं है, ये रैंडमनेस नहीं है।
एक किसी भी छोटी सी चीज को देखते हैं तो उसमें भी ऐसा बताते हैं कि बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं, वो उससे उस इकाई की एक एक डेफिनेट कंडक्ट जो है वो बनता है। मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ, कुर्सी भी मैं इस कुर्सी का एक डेफिनेट कंडक्ट है, क्योंकि कुर्सी किसी नियम से बनी है, लकड़ी किसी नियम से बनी है, इसीलिए हम कुर्सी के साथ में जी पाते हैं। मुझे कुर्सी पे बैठते हुए जो है ना ये डाउट नहीं होता है कि भैया मैं बैठूंगा और ये गिर जाएगी कहीं पे, मतलब मैं कहीं गिर ना जाऊं इसके ऊपर बैठ है ना। तो इट इज नॉट रेंडमनेस दैट दिस चेयर इज ए चेयर। इस कुर्सी का एक डेफिनेट कंडक्ट है, वो किसी नियम के आधार पर। तो पूरे एग्जिस्टेंस में सब कुछ नियम पूर्वक है। तो तीन तरह की इकाइयां हैं। व्यापक को हमने समझ लिया, व्यापक जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये जो जड़ प्रकृति है, जैसे हमने कहा कि पेड़ पौधे भी हैं, हम रोज खाना खाते हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ना। हम कुर्सी पे बैठते हैं, हम घर में रहते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, किसी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ पर है? ये चैतन्य प्रकृति हमको समझने में, हमारे को आदमी के साथ में प्रॉब्लम। बॉस पता नहीं आज जाएंगे तो बॉस का मूड कैसा, शाम को घर आएंगे तो पता नहीं घर वालों का मूड कैसा, और घर वाले भी घर में बैठ के चिंतित रह सकते हैं, पता नहीं अब साहब ऑफिस से आएंगे तो इनका मूड कैसा हो। तो आदमी का कंडक्ट जो है वो डेफिनेट नहीं है। तो एग्जिस्टेंस में तीन तरह की रियलिटीज हैं। ये एक तरह से ना हमारा समझने का सिलेबस बन जाता है। ये बाबा जी को, मतलब आई फील एवर ग्रेटफुल टू बाबा जी कि इतने प्रिसाइज वे से पूरे एग्जिस्टेंस का सिलेबस क्या है उसको डिफाइन कर पाए कि एक तो एग्जिस्टेंस में व्यापक है, इसको हम समझ ही सकते हैं, जितना डीप में जाकर जाना चाहे समझ सकते हैं। फिर उसमें मैटर है ना। जब हम इस स्लाइड को देखते हैं या इस स्लाइड को देखते हैं तो हमको बड़ी आसानी से मैटर जो है वो फील हो जाता है कि हम मैटर किसको कह रहे हैं। मानव ने मैटर को भी अच्छे से समझ लिया है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। जितना हमने अभी तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की हैं मानव जाति ने इतिहास में, एंड स्पेसिफिकली इन द लास्ट 100-200 ईयर्स, ये बड़ी क्लियरली पता चलता है कि हाँ भैया ये मैटर को तो आदमी समझ रहा है, लेकिन फिर भी गलतियां हो रही। अपने घर में तमाम सुविधाओं होने के बावजूद भी हम लोग जितनी तृप्ति के साथ में जीना चाहते हैं वो नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि आदमी आदमी के साथ में जी नहीं पा रहा है। तो गैप क्या है? हमको ये चैतन्य प्रकृति समझ में नहीं है। इसी को बाबा जी ने, अगर आपको ध्यान हो तो हम जब पुस्तक पिछली वाली पढ़ रहे थे, जीवन विद्या एक परिचय, तो बाबा जी ने कहा था कि विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष का अध्ययन जो है ना, इसको शिक्षा में इंक्लूड कर। तो ये जो है ये एक एक तरह से जब हम सिलेबस के रूप में देखते हैं तो ये चैतन्य प्रकृति को ही बताया कि मानव जो है वो, मानव में जो चैतन्य प्रकृति है, इसको हमने अभी तक कुछ ऐसा आत्मा वगैरह शब्द से सुना था, तो बाबा जी ने उसको जीवन रूप में रखा। तो ये हमारा जो समझने का कार्यक्रम है, इसमें हमारी पूरी पूरी जर्नी जो है लाइफ की, जो है वो पूरी शरीर यात्रा जो है वी कैन स्पेंड ऑन इट। इसको अच्छे से समझे, इसको अच्छे से समझे बिना हमारा जीना पूरा नहीं हो पाएगा। तो अस्तित्व जो है ये जड़ और चैतन्य प्रकृति जो है ये सत्ता में संपृक्त है। सेंटिएंट एंड इनसेंटिएंट नेचर सेचुरेटेड इन ओमनी। ये जो है मतलब ये इसको सह अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व कह रहे हैं। अस्तित्व में तीन ही चीजें हैं, तीन ही तरह की रियलिटीज हैं। ओनली 3 टाइप्स ऑफ रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस। केवल 3 तरह की वास्तव। ठीक है, तो ये शुरू की जो ऐसे 4 स्लाइड्स थी जो मेरे को ऐसे रखा। अब इसमें ना कुछ शब्द आए, ये जो संपृक्त शब्द है ना, एक इसमें ये वाली स्लाइड जो रह गई, तो इसको भी बाबा जी ने ऐसा लिखा है कि ये जो अस्तित्व है, अस्तित्व में क्या है? रूपात्मक और अरूपात्मक अस्तित्व अविभाज्य रूप में नित्य वर्तमान है। तो फॉर्मफुल एंड फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस इज इटर्नली प्रेजेंट इन इनसेपरेबल फॉर्म। ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। तो रूपात्मक अस्तित्व जो है, जितना फिजियोकेमिकल वर्ल्ड है, इसको रूपात्मक अस्तित्व बोला। और अरूपात्मक अस्तित्व वो है जो फिजियोकेमिकल नहीं है, लेकिन फिर भी इट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना। तो जैसे हम अपने फीलिंग्स को देखते हैं, हम अपने
जिसको कहते हैं कि मानव शरीर और जीवन का संयुक्त रूप है, तो शरीर जो है वो रूपात्मक अस्तित्व में आ जाएगा, और जीवन जो है उसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इसका रूप रूप नहीं है, तो इसीलिए ये आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन एक रियलिटी है। और फिर एक स्पेस अपने आप में जो है वो भी एक रियलिटी। तो इस तरह से ये एग्जिस्टेंस को बोले तो फॉर्मफुल एंड फॉर्मलेस एग्जिस्टेंस जो है ना, इट इज इंटरनली प्रेजेंट इन एग्जिस्टेंस इन इन इनसेपरेबल फॉर्म। अब अब क्या हुआ कि हमारा पूरा का पूरा फोकस जो है ये फॉर्मफुल एग्जिस्टेंस के ऊपर रहा, रूपात्मक अस्तित्व पे ही मानव जाति का फोकस रहा। हम भी अपनी सुबह से शाम तक की दिनचर्या देखें और अपनी फैमिली का एक जर्नी देखें, तो क्लियरली ये दिखता है कि हमारा फोकस जो है वो इस तरफ रहा। ये वाले बारे में हमारे पास में कुछ सूचनाएं हैं, कुछ शब्द हैं, लेकिन उससे हमारा काम नहीं चला, है ना, वो पूरा नहीं पड़ा। दे वर नॉट हेल्पफुल टू फॉर अस टू ओवरकम आवर रियल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। तो ये अरूपात्मक पार्ट जो है ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस है। ये इसको समझने की जरूरत, इतना जो है यहाँ पर अभी तक की हमने बात। अब ये संपृक्त शब्द आता है, घिरा, डूबा, भीगा। इसको भी आप लोगों ने जब अब डिस्क्राइब कर रहे, तो आई वाज सीइंग के सब सबने अपना अपना एक इंटरप्रिटेशन बनाया है कि भैया हम घेरा किसको कह रहे हैं, डूबा किसको कह रहे हैं, भीगा किसको कह रहे हैं। मेरी जो अभी तक पकड़ बनी है ना, जितना मैंने समझा है, मैं डायग्राम के रूप में आपके सामने रखता हूँ, और मतलब सब जो है इसको फिर अपने में देख सकते हैं। तो इंग्लिश में इसको कह रहे हैं सैचुरेटेड, जो है संपृक्त को कह रहे हैं, सराउंडेड, सबमर्ज्ड एंड सोक्ड। ये तीन शब्द जो है अभी ऐसा रखा है इसको समझने के लिए। तो पहला शब्द देखते हैं सराउंडेड। तो सराउंडेड क्या है? सराउंडेड ये है कि कोई एंटिटी है वो अपनी सरफेस पे जो है ना वो उसके आसपास कोई चीज उसको घेरे हुए है, इसको सराउंडेड। तो मतलब कई बार उदाहरण के रूप पर मतलब जो है वो रोजमर्रा में देख सकते हैं, तो कहते हैं कि भैया किसी किसी चीज को ले लिया जाए और उसको पानी में डुबा के निकाल दिया जाए। जैसे एक चम्मच ले या कोई और चीज ले और उसको पानी में डुबाया जाए और निकाला जाए, तो फॉर ए फ्यू मोमेंट्स पानी जो है ना वो उसकी सरफेस पे रहता ही है ना, फिर धीरे धीरे ड्रिप करके उस पे से गिर जाता है। या एक ऑयल में अगर डुबो दें किसी चीज को, तो वो ऑयल उसकी सरफेस पे रहेगा ही जब हम उसको ऑयल से निकाल भी देंगे। तो उसके सरफेस पे रहना जो है उसको उसको कह रहे हैं गिरा। डूबा हुआ क्या कह रहे हैं कि दूर दूर तक हर तरफ से उसमें डूबा हुआ है। तो यहाँ पर घिरा और डूबा से क्या हुआ? घिरा इज ऑन सरफेस एंड डूबा इज दूर दूर। तो एक चम्मच को एक कढ़ाई में डाल दिया जाए या एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाए जिसमें तेल है, तो जब वो चम्मच उसमें है तो शायद हम ये कह सकते हैं कि उसमें डूबा हुआ है। और उसमें से निकाल देंगे बाहर तेल की कढ़ाई में से, तो भी हम ये कह सकते हैं कि अभी भी इसकी सरफेस पे तो तेल लगा ही हुआ है, तो अभी भी ये तेल से घिरा हुआ है। अब ये तेल में डूबा नहीं। ठीक लग रहा है देव भाई इतना? जी जी भैया। ठीक है, तो इसको जो है मतलब कह रहे हैं कि ये घिरा है, ये डूबा है, और फिर ये जो है ये भीगा है। तो भीगा क्या हुआ कि अंदर बाहर आर पार हो गया। इसी को थ्रू एंड थ्रू भी कह सकते हैं, इसी को परमिएटिंग जो है, जैसे देव भाई शब्द यूज कर रहे थे, है ना, तो उसके आर पार है। तो तो सैचुरेटेड शब्द जो है वो बेसिकली इसीलिए इसको यूज कर रहे हैं तो भैया ये दूर दूर तक भी है, उसकी सरफेस पे भी है, उसके अंदर भी है। तो अब इसको जो है ना जब हम व्यापक के साथ में लिंक करते हैं, तो अब ये देख पाए कि क्या साइंटिफिकली ऐसा कहा जा सकता है। मैं एक्चुअल में आई वुड लाइक टू हियर समवन कि भैया ये सेंस कन्वे हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो दिव्य, क्या आपने, मेरे को मालूम है कि आपने शिविर नहीं किया है, बट आर यू ट्यून्ड इन? जितनी बात कर रहे हैं आप तक आवाज आ रही है? कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? हाँ जी सर, हाँ, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। तो दिव्य, आई जस्ट वांट टू वेरीफाई विद यू कि ये क्योंकि आप सबसे नए हैं, शिविर भी नहीं किया है, तो ये जो व्यापक की जिसको बात हम करें, जिसको हम खाली स्पेस कह रहे हैं, और आप साइंस के स्टूडेंट भी रहे हैं, तो क्या ऐसा एक सेंस आप तक इमेजिनेशन में आ जाता है इतने डिस्कशन से कि पूरे एग्जिस्टेंस में जो कुछ भी है, बेशक पूरे अर्थ को ले लें और बेशक किसी एटम को ले लें, ये जो खाली जगह है, ये जो स्पेस है ना, ये हर वस्तु के आर पार है? बिल्कुल। अपने हाँ शब्दों में जी कुछ सर। कहो, अपने शब्दों में कहो, मतलब लाइक व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज ये किसी एटम के भी आर पार है और ये पूरी धरती के भी आर पार है, हर चीज के ये आर पार है। ये चीज लॉजिकली क्लियर होती है इतने ये लॉजिक, डिस्कशन? हाँ जी सर, वो बिल्कुल क्लियर होती है। और मतलब वो कुछ कुछ रिलेटेबल, मतलब उसको बहुत ढंग से शायद कभी फील नहीं किया था कि हाँ एक्चुअली ऐसी कोई चीज है जो कि आसपास है। बट जब उस इन शब्दों से वो समझ में आ पाता है कि हाँ नहीं, कुछ कुछ चीज है जो कि एंड टू एंड है, कोई एक एनर्जी कह लो, या लाइक रॉ लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने नहीं करे शिविर, तो वो जो जो भी अनसेड अनहर्ड चीज है वो है हर जगह पे। वो उसको उसको कहीं अलग, वो कहीं अलग नहीं है, ये समझ में आता है सर से। ठीक है, और इसकी महिमा ये है, जो ये वाली चीज है, ये जो खाली जगह है, कि इस खाली जगह के कारण एग्जिस्टेंस एक व्यवस्था के रूप में है। हाँ, तो ये जो खाली जगह है, इस खाली जगह के कारण एग्जिस्टेंस इज फंक्शनल इन एन ऑर्डरली मैनर, है ना इसको। तो अगर इसी को वापस अगर ये देखें, तो जैसे ये धरती है जो सन के आसपास चक्कर लगा रही है, तो ये करोड़ों साल से चक्कर लगा रही है, और बाकी सारे प्लैनेट्स भी चक्कर लगा रहे हैं और बड़ी फास्ट स्पीड से चक्कर लगा रहे हैं। देखो, मैंने एक बार ना मतलब रिसर्च करते टाइम मैथमेटिकली कैलकुलेट करने की कोशिश की। आप में से किसी को आइडिया है कि जो धरती है, जो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है, तो इसकी, जैसे कार हम बोलते हैं कि हाईवे पे चलती है तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है तो कितनी स्पीड से लगा रही है? किसी ने कैलकुलेट किया है कभी? बिग बिग कैलकुलेट तो पता नहीं कैसे करेंगे, बट ऐसे पढ़ लिया है इधर उधर। हाँ, तो क्या निकला फिर पढ़ लिया तो? इट इज अप्रोक्सीमेटली 30 किलोमीटर पर सेकेंड। नहीं नहीं, पर आवर बताओ। मैंने तो आवर, कार को भी पर आवर किया है, तो इसको भी पर आवर ही लेंगे ना। अच्छा, तो 30 को दिव्य, आपने कभी कैलकुलेट किया? नहीं सर, करा 32, नहीं है, बट ओके, मैंने एक बार कैलकुलेट लगभग किया। 1,08,000। हाँ, 1 लाख, मैंने जब कैलकुलेट किया तो 1,09,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से धरती सूरज के आसपास चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया? हम गूगल पे जाते हैं तो हमको सन और अर्थ के बीच में एक मीन डिस्टेंस मिल जाता है। ठीक है, वो मीन डिस्टेंस मिल जाता है तो हम अर्थ का ऑर्बिट का जो लीनियर डिस्टेंस है वो निकाल सकते हैं, विच इज द सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट। ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो है अर्थ 365 डेज में पूरा करती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 8,800 आवर्स इन ए ईयर। तो वो पूरा ऑर्बिट 8,800 आवर्स में कवर कर रही है, तो पर आवर कितना कवर कर रही है वो बड़ी आसानी से आ जाता है। तो दैट जब मैंने कैलकुलेट किया तो 1,09,000 किलोमीटर आया। इन्होंने, देव भाई ने कैलकुलेट किया तो 1,08,000 किलोमीटर था। नो द पॉइंट टू रियलाइज इज हियर इज कि हाईवे पे गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। दिव्य यूएसए में है तो यूएसए में 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है शायद गाड़ी है एक्सप्रेस वे पे, और फिर भी गाड़ियों की टक्कर होती रहती है। रोज जो है हमें एक्सीडेंट्स होते हुए दिखते हैं। एग्जिस्टेंस में चीजें इतनी स्पीड से चल रही हैं, और मजाल है कि धरती की टक्कर हो गई हो किसी के साथ में, या किसी और प्लेनेट की करोड़ों साल से टक्कर की हो, तो ये टक्कर क्यों नहीं होती एग्जिस्टेंस में? क्योंकि उधर चैतन्य वाला फैक्टर नहीं है। नहीं, तो चैतन्य वाले की बात नहीं है। यहाँ पर क्या है कि ये जो इकाइयां हैं ना, जैसे प्लैनेट्स को भी हम यूनिट्स के रूप में या इकाइयों के रूप में देख सकते हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर है।
ठीक है। तो जितना इकाइयों के बीच में दूरी रहती है उतनी उनके बीच में टक्कर होने की संभावना कम रहती है ना। शहर में भी जब हम कार चलाते हैं तो नॉर्मल रोड पे अपनी गलियों में जब चलाते हैं तो स्क्रैच होने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि गाड़ियां एक दूसरे के साथ साथ ट्रैफिक जैम में रहती हैं। ठीक है। और हाईवे पे जो है वैसे भी दूरी वगैरह रहती है, तो मतलब वो एक दूसरे को छूना कम होता है। लेकिन लेकिन एग्जिस्टेंस पे जब हम जाते हैं तो एक्चुअल में मैटर जो है वो नेग्लिजिबल है, बहुत कम है। काफी सारे साइंटिस्ट जो है वो इस चीज को कोशिश करते हुए बोलते हैं कि 99.999% से भी कम जो है वो एग्जिस्टेंस में मैटर है। ऐसी कुछ स्टडीज आप लोगों ने भी सुनी है कभी? मतलब ऐसा भी कहते हैं कि पूरे अर्थ में से जो है ना, ये जो इंटर एटमिक स्पेस है, अगर इसको निकाल दिया जाए और सबको पैक कर दिया जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का सब छूता हुआ चला जाए, तो पूरी अर्थ जो है शायद एक फुटबॉल स्टेडियम से भी छोटी बन जाए। या कभी किसी ने फुटबॉल स्टेडियम बोला था या फुटबॉल बोला था, मुझे इतना भी ध्यान नहीं है। लेकिन ये जो स्पेस है, ये इट इज, मतलब ये ज्यादा प्रिवेलिंग है, ये हर जगह पर है। मैटर, मतलब मैटर और मैटर के बीच में जब हम डिस्टेंस देखते हैं तो वो काफी ज्यादा है। इवन यहाँ पर भी सब एटॉमिक लेवल के ऊपर भी जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ में टक्कर नहीं मार रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में दूरी बड़ी ज्यादा है। मतलब मैं एक बार किसी साइंस के टीचर ने मेरे को बताया कि ये तो हम स्टूडेंट्स को क्लास में भी पढ़ा देते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इट इज वेरी सिमिलर टू के अगर धरती पे एक आदमी खड़ा हो जाए तो दूसरा आदमी 10 मील दूर खड़ा होगा, 16 किलोमीटर दूर खड़ा होगा। तो तो जितना प्रोपोर्शन में हमको लगता है कि खाली जगह है, उतनी दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इस प्रोपोर्शन में खाली, तो इतनी खाली जगह रहती है तो ये फ्रीली घूम पाते हैं, फास्ट स्पीड से घूम पाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की भी स्पीड काफी फास्ट रहती है और ये प्लैनेट्स की भी स्पीड काफी फास्ट रहती है। टक्कर यहाँ पर भी नहीं होती एटम्स पे भी, और टक्कर यहाँ पर भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज ऑफ इनॉर्मस इंटर एटमिक और इंटर प्लेनेटरी स्पेस। तो एग्जिस्टेंस में ऑर्डरलीनेस मेंटेन्ड है, इसका मेन रीजन स्पेस। अगर ये पैकिंग जो है मैटर की ज्यादा हो जाती, जितनी ज्यादा हो जाती अगर कल्पना में करें, तो रोज एक्सीडेंट हो रहे होते एंड देन जो है हमको ये ऑर्डरलीनेस नहीं दिखती। तो ये महिमा है, दिस इज द मैग्निफिसेंस ऑफ स्पेस, अगर हम इस भाषा में इसको कहते हैं। इसलिए हम इसको स्पेस को फिजिकल सेंस में भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इसको डूबा, भीगा और घिरा जो है, ये हमने इसको कहा। इतने तक क्लियर है? इतने तक किसी का कुछ डाउट हो, कुछ लग रहा हो कि अभी चीज क्लियर नहीं हुई है, तो प्लीज बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे जो थोड़े से वर्ड्स और हैं इससे रिलेटेड उसको भी बात कर लेते हैं। व्यापक दिव्य, जितने अभी तक बात की आप तक पहुंची? बिल्कुल सर, पहुंची। हाँ जी। कुछ प्रश्न बन रहा है इतने में? जी भाई साहब, एक प्रश्न है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक मिनट एसके भाई, मैं एक बार दिव्य से एक्नॉलेजमेंट लेके फिर आपके पास में आता हूँ। जी जी जी। हाँ। तो इसमें सर वो जो अल्टीमेट ट्रूथ और व्यापक का जो कनेक्शन था वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था कि उसको क्यों बताया गया। हाँ, अल्टीमेट ट्रूथ और व्यापक के बीच में रिलेशनशिप। हाँ, तो अल्टीमेट ट्रुथ जो है ना, बेसिकली क्या कर रहे हैं, देखिए ट्रुथ को आदरणीय नागराज जी ने जब ट्रुथ को रखा ना, तो अभी मोटा मोटा सा जो है ना, दो तरह से लेकर के चलते हैं। एक है वेरिएबल ट्रुथ या ट्रांजिएंट ट्रुथ, और दूसरा है जो कि कभी बदलता नहीं। ऐसा अगर हम ट्रुथ को डिवाइड करके देखें तो कैसा लगेगा, जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मैं आई एम 58 ईयर्स ओल्ड, तो आज अगर मैं कहता हूं कि मैं 58 साल का हूं, तो ये अपने आप में एक सच्चाई है। ठीक है दिव्य?
But it's a variable truth, and then it would change as you grow. बिल्कुल, मैं जब अगले साल 1 साल के बाद में कोई सेशन ले रहा हूँ तो तब मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये मैं 59 ईयर्स का हूँ। ठीक है, तो मुझे भूख लगी है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, जब भूख लगी है तो ये एक उस समय की सच्चाई है। ठीक है, लेकिन खाना खाने के बाद में मैं नहीं कह पाता कि मुझे भूख लगी है, क्योंकि तब भूख नहीं लगी है। तो मुझे भूख लगी है, मुझे भूख नहीं लगी है, बाहर बारिश हो रही है, अभी बारिश नहीं हो रही है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना, ये अपने आप में सच्चाइयां तो हैं, लेकिन इनमें वेरिएशंस है। तो प्रकृति जो है ना, नेचर जो है, उसमें चेंज होता रहता है। ठीक बात है इतनी? बिल्कुल, हाँ जी सर। ठीक है, लेकिन व्यापक में कभी कोई चेंज होता है क्या? नहीं, स्पेस तो है ही वो, लाइक हाँ, अगर है ना, बिल्कुल सर। हाँ, तो ये जो उसमें कोई स्पेस है ना, ये स्पेस अपने आप में एक अनचेंजिंग रियलिटी है ना। एक हाइड्रोजन का एटम आज ऑक्सीजन के साथ में मिला हुआ है तो पानी बन गया, कल को ये ऑक्सीजन को छोड़ देगा तो फिर H2 की फॉर्म में रहेगा, और हो सकता है कि फिर कभी कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में मिल जाए और किसी ग्लूकोज के साथ में, किसी ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाए। तो प्रकृति में हमको जो है ना, ये सारी वेरिएशंस होते हुए दिखती हैं। ठीक है, लेकिन ये जो स्पेस है, ये अपने आप में एक अनचेंजिंग चीज है। तो जब हम पूरे एग्जिस्टेंस में देखने जाते हैं तो बाबा जी ये कह रहे हैं कि भैया, कभी भी एग्जिस्टेंस को कोई समझने जाएगा तो उसको एग्जिस्टेंस में स्पेस दिखेगा, और साथ में मैटर दिखेगा, और साथ में जो ये कॉन्शियस एंटिटीज के रूप में जो है ना, रियलिटीज के रूप में जीवन भी होंगे। ये या तो पशु पक्षी की फॉर्म में होंगे, या ह्यूमन की फॉर्म में होंगे, या इनके बिना होंगे। एग्जिस्टेंस में सिर्फ ये 3 ही रियलिटीज हैं, हमेशा से रही हैं, आज भी हैं, और हमेशा रहेंगी। ये धरती रहे या ना रहे, ठीक है, इसको, ये इस सच्चाई को हम कभी भी कहीं ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये वाली सच्चाई बदल गई, तो इसीलिए इसको परम सत्य के रूप में। पॉइंट नोटेड सर, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, बढ़िया। एसके भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी भाई साहब, इसमें 2 थोड़े प्रश्न आ रहे हैं। पहला कि स्पेस को हम कैसे समझेंगे, ये जड़ है या चैतन्य है? दूसरा, ना ये जड़ है, ना ये चैतन्य है। अच्छा, तो दूसरा, अस्तित्व में 3 तरह की रियलिटीज हैं, ये जो लिखा हमने, ओनली 3 टाइप्स ऑफ रियलिटीज इन एग्जिस्टेंस। वो 3 रियलिटीज क्या है? ये जो हमने लिखा, सत्ता, जड़ प्रकृति और चैतन्य प्रकृति, ये तीनों एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट रियलिटीज हैं। ओके, ठीक है, दे को एग्जिस्ट, लेकिन ये एक दूसरे से डिस्टिंक्ट है। जैसे कि अगर हम घर में कहें तो घर में 4 लोग रहते हैं, ये 4 लोग डिस्टिंक्ट हैं, बट दे को एग्जिस्ट। जी ठीक है, ये तो हो गया आपका पहला प्रश्न, और दूसरा बताएं। जी सर, हमने पढ़ा था ना कि सत्ता में निरपेक्ष ऊर्जा है, तो इसको कैसे करेंगे जो आप बता रहे हैं? उसमें आगे वो आगे आ रहा है अभी। तो अभी तक मैंने ये कहा कि जितने ये अभी तक हमने बात की, इसमें किसी को कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी और चाहिए हो तो बताएं। भैया, हाँ जी, हाँ जी भैया जी, जैसे अभी आप देवी भैया जी को समझा रहे थे कि वो अल्टीमेट ट्रूथ कैसे, तो इस वाली बात को और समझाने के लिए एक बात और भी आती है ना, कि जैसे हम देखते हैं कि सत्ता से ही हर इकाई ऊर्जित है। तो जैसे ये बेस है, सत्ता एक बेस है, इसके बिना तो कोई भी इकाई में ऊर्जा नहीं है, तो उसका अस्तित्व नहीं है। तो सत्ता के होने से इकाई का अस्तित्व है, तो ये भी समझ में आता है कि अगर सत्ता नहीं होता तो इकाई में ऊर्जा नहीं होता, है ना। ये अभी हमने बात की नहीं है, तो इसीलिए अभी बोल भी नहीं रहे हैं। जितनी बातें हुई हैं उसी को ही अभी करेंगे। ऊर्जा ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया स्पेस को ऊर्जा के रूप में, तो अभी लाने से जो है ना वो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए नहीं कह रहा। जी भैया, ठीक बात है भैया। ठीक है, तो बढ़िया हो गया। और कोई प्रश्न? नहीं तो आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, तो इतना हमने कर लिया था कि भीगा डूबा घिरा किसको कह रहे हैं, तो सरफेस पे अगर जो सराउंडेड है उसको घिरा हुआ कह रहे हैं, फिर भीगा हुआ जो है वो सबमर्ज्ड कह रहे हैं, और भीगा हुआ जो है वो आर पार। अब जो है यहाँ पर इसको कह रहे हैं कि ये जो जिसको हमने व्यापक बोला, जिसको हम सत्ता बोल रहे हैं, इसको मध्यस्थ दर्शन में काफी सारे ऐसे शब्द दिए हैं जिसको हम एक समराइज करके थोड़ा सा देख सकते हैं। तो एक पुस्तक है बाबा जी ने लिखी है, मैंने ये लाइक जब हम शिविर में करते हैं तो 30-40 शब्द आ जाते हैं। सोम भैया भी शिविर में व्यापक को रखते हुए 30-40 आ जाते हैं करते हुए, तो मैं भी थोड़ा सा समराइज करते हुए मुझे लगा कि इनिशियल स्टेज पे करते हैं, तो मैंने अभी 20 नाम की लिस्ट लिखी है यहाँ पर, जो कि 2-3 स्लाइड्स में लाए हैं। तो मानव अनुभव दर्शन जो है ये एक पुस्तक है आदरणीय नागराज जी ने लिखी, उसमें ये पेज नंबर वाइज जो है ना, कहीं कहीं पर जो जो बातें आ रही हैं वो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर समराइज किया बेसिकली। तो एक जो है ये जो रियलिटी है, इस रियलिटी का नाम व्यापक रखा। तो व्यापक क्यों रखा, मतलब अभी तक जितनी चर्चा की उससे मेरे को लग रहा है कि हमारे को अभी ये समझ में आ भी जाता है कि ये हर जगह है। इसको इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंस कह दिया कि ये हर जगह है, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर ये खाली जगह ना, है ना, जिसको स्पेस कह रहे हैं। तो इसी को व्यापक कहा। परंपरा में जैसे ईश्वर को सर्वव्यापी कहा जाता है और कहा जाता है कि भैया ये हर जगह पर है, लेकिन फिर जब खोजने जाते हैं तो देन वी ट्राई टू फिगर आउट कि भैया ये हर जगह पर है, तो हमें पता क्यों नहीं चलता कि ये कहाँ पर है क्या नहीं है। तो यहाँ पर बाबा जी ने इस व्यापक को ईश्वर के साथ में इक्वेट किया है, रिलेट किया है ना। बाबा जी ने इस दर्शन को पूरा का पूरा लॉजिकल दर्शन बताया है। इट इज नॉट बेस्ड ऑन फेथ। मतलब अभी हम लोगों ने ना, परंपरा में क्या हुआ है हमारे साथ में जो समस्या आई है कि हम जब क्लासरूम में जाते हैं, हम सब पढ़े ही हैं स्कूल कॉलेज में, तो हमको एग्जिस्टेंस ऐसा बताया जाता है, ठीक है, तो ये वाला एग्जिस्टेंस हमको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आता है। फिर जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, हमारी संस्कृति में जब वो बात होती है, धर्मों में बात होती है, त्योहारों पे बात होती है, तो फिर ये बताया जाता है कि भाई एक ईश्वर नाम की भी चीज है, वो ईश्वर भी हर जगह पर है। तो मैं जब अपने आप को या कोई भी स्टूडेंट उसने एग्जिस्टेंस को इस रूप में देखा है जैसा इस स्लाइड पे दिखाया है, तो फिर वो बताने वाले से अगर पूछे कि भैया जब हर जगह पे है तो मैं एग्जिस्टेंस को ऐसे देख रहा हूँ, अब यहाँ पर बताओ कि ईश्वर हर जगह पे कैसे है, तो बताने वाला कहता है भैया ऐसे तुमको समझ में नहीं, ऐसा ही होता आया है हम सबके साथ। तो भैया ईश्वर को ऐसे लॉजिकली समझने जाओगे ना तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा ही कहा जाता है ना। ये सिर्फ फील करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। साइंस के माध्यम से समझने जाओगे, लॉजिकली समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। तो बाबा जी कह रहे हैं कि फील भी किया जा सकता है, अनुभव भी किया जा सकता है, और लॉजिकली भी समझा जा सकता है कि एक स्टूडेंट एग्जिस्टेंस को इस तरह से समझकर निकला है, अगर स्टूडेंट लाइफ से, और कहता है कि मेरे को बताओ कि ईश्वर हर जगह पे है तो कहाँ पर है, तो जैसा हमने अभी कहा कि इसी एग्जिस्टेंस में ये खाली जगह है, ये खाली जगह हर जगह है। जहां पर पदार्थ नहीं है वहां भी ये खाली जगह है, और जहां पर पदार्थ है वहां पर भी ये खाली जगह है। तो ये खाली जगह को ईश्वर से धीरे धीरे करके अपने में फील होगा, हम देख पाएंगे जितना हम इसके ऊपर समय लगाएंगे कि इसको हम ईश्वर के साथ में, परमात्मा के साथ में कैसे इक्वेट कर सकते हैं। तो कोई चीज है जो हर जगह है लेकिन दिखती नहीं है, उसको लॉजिकली स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसको स्पेस वर्ड के साथ में यूज किया, ठीक है। उसको अब उसके, है ना, उसके एट्रीब्यूट्स को जब समझने गए तो एक तो उसको देखा कि ये व्यापक है, दूसरा उसको देखा कि ये असीम है। अब इसको असीम कैसे देखें, ये भी हमने चर्चा कर ही ली थी कि इस एग्जिस्टेंस की कल्पना करें आंख बंद करके कि कहीं पर बाउंड्री आएगी कि नहीं आएगी। दिव्य, आप इसे बार बार पूछूंगा मैं। नहीं आएगी। वेरी नाइस, जानू जी भी बोले बहुत अच्छे। जिन लोगों ने शिविर नहीं किए हैं, आप लोग जो है जब ऐसा बोलते हैं तो मेरे को अच्छा लग रहा है कि ये हम फील कर पाते हैं कि इस एग्जिस्टेंस की कोई बाउंड्री नहीं है ना। तो ये बाउंडलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये असीम है।
लेकिन हर इकाई की एक बाउंड्री है। तो एग्जिस्टेंस असीम किस वजह से हो गया? इसी व्यापक की वजह से, इसी स्पेस की वजह से ही हम एग्जिस्टेंस को असीम कह पा रहे हैं, क्योंकि ये स्पेस है जो हर जगह पर है। जहां पर इकाई नहीं है वहां पर भी स्पेस है। तो ये पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में, अगर हम कल्पना करें कि भैया मैं धरती पे बैठा हूँ, फिर सोलर सिस्टम में हूँ, फिर सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है, गैलेक्सी के बाहर भी कुछ और होगा, उसके बाहर भी कुछ और होगा, सोचते सोचते क्या कोई ऐसी जगह आएगी जहां पर कहेंगे अब इसके बाहर कुछ नहीं है। तो ये अपने में, ये अनुभव की वस्तु है। अपने में फील करके हम इस निष्कर्ष को किसी पॉइंट पे पहुंच सकते हैं कि एक्चुअल में ये जिस रियलिटी की हम बात कर रहे हैं ये असीम है, ये बाउंडलेस है। सिमिलरली जो है, हमने एक चीज कही कि बाकी सब चीजें जो है, जितनी भी ये इकाइयां हैं, इनका कोई रिजल्ट होता है, इनका कोई परिणाम होता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील है तो आज कुछ है, कल कुछ होंगे। बेशक हम इस धरती को भी कहें कि करोड़ों साल से है, लेकिन कोई समय ऐसा रहा होगा जब ये धरती नहीं रही होगी, और कोई समय भविष्य में ऐसा आ भी सकता है जब ये धरती ना रहे। तो धरती का भी रिजल्ट के रूप में चेंजेस होते रहते हैं। लेकिन ये जो व्यापक जिसकी बात की, ये जो स्पेस है, इट इज नेवर चेंजिंग। ये जैसा है हमेशा वैसा ही रहता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं होता। इसीलिए इसका एक नाम जो है वो अपरिणामी भी। परंपरा में भी ईश्वर को भी अपरिणामी का यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया स्पेस को जब देखने जाओगे तो स्पेस भी अपरिणामी है ना। इट डजंट हैव एनी चेंज, इसमें कोई नो चेंज अकर्स इन दिस। फिर जो है ये कहा कि ये साम्य है ना। साम्य को क्या बोला? ये सबको एक समान उपलब्ध है या सबको एक समान प्राप्त है, इक्वली अवेलेबल टू ऑल। ये बात भी बिल्कुल ठीक लगती है। जब हम वापस इन डायग्राम्स को देखते हैं, इस डायग्राम को देखें या इस डायग्राम को देखें, तो स्पेस किसी तरह की पार्शियलिटी नहीं करता, फेवरेटिज्म नहीं करता, है ना, पक्षपात नहीं करता कि भैया किसी को ज्यादा मिल जाऊं, किसी को कम मिल जाऊं। ये हर जगह है और सबको समान रूप से उपलब्ध है। ऐसा कह सकते हैं क्या स्पेस के बारे में? कह सकते हैं। तो ठीक है, फिर इसका एक नाम मध्यस्थ भी रखा। ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस के मध्यस्थ दर्शन नाम जो है वो आया, कि इसी व्यापक का ही एक नाम मध्यस्थ भी रखा। तो इकाइयां जो है ना वो बनती बिगड़ती रहती हैं, तो उनमें सम क्रिया और विषम क्रिया होती रहती है, जिसको ऐसा कहते हैं कि कोई जैसे एक बच्चा पैदा हो रहा है, फिर बच्चा बड़ा हो रहा है, तो इसको हम एक पॉजिटिव वे में देखते हैं। फिर कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम थोड़ा सा एक सैडनेस वाले तरीके से देखते हैं। हमें कोई कोई चीज बनती है वो अच्छा लगता है, कोई चीज बिगड़ती है तो वो खराब लगता है। हमारा घर भी नया बनता है तो हमको अच्छा लगता है, घर पुराना हो जाता है तो हमको उदासी सी होती है, हमें लगता है कि यार अब ये काम का नहीं रहा। तो इस सम और विषम के बीच में एक मध्यस्थ वाली स्थिति है। तो ये मध्यस्थ को समझकर सम और विषम समझ में आता है, नहीं तो आदमी जो है सम और विषम में ही परेशान रहता है। बाबा जी ने मानव व्यवहार दर्शन में इसको बड़े अच्छे से कहीं पर एक पैराग्राफ में समझाया है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो भी जागृत नहीं हुआ है, जिसको पूरी समझ नहीं आई है, उसको सम घटनाएं जो है ना, सम घटनाएं मतलब जो फेवरेबल घटनाएं हैं, जैसे घर में किसी का जन्म हुआ या अच्छी नौकरी लगी या किसी ने नई गाड़ी ली या किसी का नया घर लिया, ये वाली घटनाओं से खुशी होती। और जो इससे उल्टा होता है ना, कि घर गिर गया या घर पुराना हो गया, नौकरी चली गई, घर में किसी की डेथ हो गई, हम बूढ़े हो गए, है ना, इन घटनाओं को हम नेगेटिवली लेते हैं, सैडली लेते हैं। तो सम और विषम में आदमी जो है ना सिर्फ जिंदगी को ढूंढ रहा है। तो बाबा जी ने इस मध्यस्थ का कॉन्सेप्ट देते हुए फिर ये कहा कि जिंदगी एक्चुअल में परंपरा के रूप में मध्यस्थ से ही समझ में आती। इकाइयों में सम और विषम होता रहता है,
है ना। लेकिन मध्यस्थ रूप में, परंपरा रूप में इकाई जो है ना, परंपरा के रूप में चीजें विद्यमान है ही, दे आर ऑलवेज प्रेजेंट। मतलब एक आम का पेड़ जो है, जो आज लगा हुआ है वो 100 साल पहले नहीं था, और जो 100 साल पहले आम का पेड़ लगा हुआ था वो आज नहीं है। लेकिन आम का पेड़ 100 साल पहले भी होता था और आम का पेड़ आज भी होता है। तो इन दैट सेंस आम को समझा जा सकता है कि आम क्या चीज होती है। बेशक आम के पेड़ आते जाते रहेंगे, है ना। इसी तरह से हम अपनी फैमिली को भी एक ऐसा ऐसे रूप में देख पाते हैं। जैसे अगर मैं देखूं तो अपने बचपन में हमारे घर में हमारे दादाजी दादी जी, तो हमारी एक फैमिली थी। आज की डेट में दादाजी दादी जी नहीं है, लेकिन फैमिली फिर भी है। ठीक है, तो एक एक ना एक निरंतरता है जीने में। उस निरंतरता को हम देख पाते हैं, इसको मध्यस्थ के रूप में देखा, है ना। नहीं तो इंडिविजुअल लेवल के ऊपर देखते हैं तो सिर्फ आना जाना ही दिखता है। तो ये जो है, इसको हम धीरे से बाद में चल करके और डिटेलिंग आप भी अपने में शोध करेंगे तो ये क्लियर होगा। लेकिन एक शब्द इसका मध्यस्थ भी रखा। तो अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, जितनी भी रचना विरचना हो रही है, जितनी भी फॉर्मेशंस हो रही हैं, जितनी भी डिस्ट्रक्शंस हो रही हैं, उस सब को हम ऐसा देख सकते हैं कि पॉजिटिव या नेगेटिव सेंस में। लेकिन वो सब मध्यस्थ में ही हो रही हैं, वो सब व्यापक में ही हो रही है। तो व्यापक ही मध्यस्थ है, इसी में सम और विषम हो रहा है, ये इस सेंस में कहा है ना। ये परम सत्य है, सत्य इसको इसको सर मध्यस्थ को अगर इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो हम कैसे बोलेंगे? कि वो कंटिन्यूअस बोलना चाहेंगे या अनबायस्ड या? अभी अभी हम ढूंढ रहे हैं भैया इसका शब्द, इसीलिए लिखा नहीं है। अनअफेक्टेड नहीं ठीक रहेगा भैया? हाँ, मतलब देखिए अलग अलग वर्ड से मतलब अलग अलग सेंस आती है, लेकिन फिर भी जो मध्यस्थ जो है, ये अभी अभी के लिए इसको पेंडिंग में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब सिर्फ ये कह रहे हैं, देखो मध्यस्थ तब समझ में आएगा अगर हम तीनों वर्ड्स इसमें साथ में लिखेंगे। देखिए सम, विषम और मध्यस्थ, है ना। तो सम और विषम को जैसे जैसे हम बड़ी बारीकी से देख पाते हैं, फिर देख पाते हैं कि कुछ मध्यस्थ भी है ना। तो अभी मतलब सम और विषम को भी हम अपनी जिंदगी में देख पाए। तो बाबा जी ने एक जगह के ऊपर, एक जगह पे नहीं, काफी जगह पे ऐसा कहा है। मतलब मैंने एक बार किसी प्रेजेंटेशन में बनाने की कोशिश भी की थी कि 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 जो सम वाला पार्ट है, जो फॉर्मेशन वाला पार्ट है, मतलब हर एक्चुअल में, ओके इसको लेट्स फॉरगेट इट, हर वस्तु की एक उपयोगिता रहती है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, जैसे एक आम का पेड़ है, तो आम का पेड़ आम देता है हमको, ये उसकी उपयोगिता है। जी भैया। आम का पेड़, जिस दिन हम आम का पेड़ बनना शुरू होता है, अभी छोटा सा ही पौधा ही है, उसी दिन से वो आम देना नहीं शुरू कर देता, है ना। तो उसको एक टाइम लगता है उपयोगी होने के लिए, 2-3 साल लगते हैं जब उस पे आम आता है। तो ये उसका सम वाला पार्ट जो है ना, वो ये है कि जब वो ग्रो कर रहा है, जब वो बड़ा हो रहा है, किस चीज के लिए हो रहा है? अपनी उपयोगिता के लिए। फिर कुछ समय तक वो इकाई जो है वो उपयोगी रहती है, फिर उसके बाद में वो उपयोगी नहीं रहती है, तो उसका विघटन शुरू हो जाता है, उसका वो धीरे धीरे करके जो है ना, फिर वो किसी दिन आम का पेड़ खत्म हो जाता है। ह्यूमंस के साथ में भी यही है। तो उपयोगिता की एक स्टेज रहती है, उस उपयोगिता की स्टेज को मध्यस्थ कह रहे हैं। सारा सम जो है वो इसलिए है कि मैं मध्यस्थ में उपयोगिता के रूप में हो पाऊं, और फिर उपयोगिता खत्म हो जाती है, क्योंकि हर फिजियोकेमिकल एंटिटी की एक लाइफ है। ये हमेशा नहीं बनी रहती, हमारा शरीर भी हमेशा नहीं बना रहेगा। ठीक है, तो इकाइयां जो है वो उनका आना जाना या उनका रचना विरचना जो है वो लगा रहेगा। लेकिन जो ये चैतन्य वाला पार्ट है, ये जब हमको समझ में आता है तो मानव को अपनी उपयोगिता समझ में आती है। ये चैतन्य समझ में नहीं आता है तो अपनी उपयोगिता भी समझ में नहीं आती है। जब तक ये चैतन्य, ये जीवन वाला पार्ट समझ में नहीं आता है, तो मानव भ्रमवश, अंडर डिल्यूजन, अपने आप को प्राइमरीली शरीर मानकर जीता है, और फिर सारी मेहनत इसी शरीर के लिए ही लगाता है, शरीर के लिए ही सुविधाएं इकट्ठी करता है। इसीलिए काफी बार हमको ये परेशानी दिखती है, अपने घरों में भी कई बार दिखती है, और अपने आसपास तो देखने जाते हैं काफी दिखती है, कि घरों में लोग पढ़ भी अच्छे से गए, उनकी
डिग्रियां भी काफी हो गई, उन्होंने पैसा भी, घरों में सुविधाएं और पैसे के रूप में काफी कुछ आ गया, लेकिन साथ साथ जीना नहीं बन रहा। तो वो अपना मध्यस्थ वाला पार्ट जो है ना, वो वाला मिस हो गया। वो मानव को समझदार होना था, वो समझदारी क्या होती है, ये पूरा का पूरा हमारी जिंदगी में से मिसिंग है। एजुकेशन में भी मिसिंग है और घरों में भी अपब्रिंगिंग में पूरा मिसिंग है। तो ये मध्यस्थ को ही समझना है। तो ये स्पेस भी जैसे इग्नोर हो गया, जैसे वैसे ही मानव में भी मध्यस्थ वाला पार्ट जो है वो इग्नोर हो गया। ये धीरे धीरे दोनों चीजों की इस तरह से दिव्य, एक हम कह सकते हैं कि हमारी क्लियरिटी बने। वहां पर भी स्पेस की तरफ हमारा ध्यान नहीं गया था, यहाँ पर भी मानव में भी ये जीवन ही है जो मध्यस्थता को प्राप्त करता है। शरीर मध्यस्थता को प्राप्त नहीं करता है ना। शरीर ने तो इवेंचुअली एक दिन खत्म होना ही है। तो मानव मध्यस्थ या जागृति के रूप में कैसे रह पाएगा, ये जीवन से ही हम जो है उस जागृति के रूप में, जागृति जीवन ही जागृत होगा और फिर जीवन ही जागृति को व्यक्त भी करेगा। ऐसा इसको अभी के लिए लेके चल सकते हैं। ठीक है ना। इसमें से कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि आपने अभी शिविर नहीं किया है, और कई साथियों ने किया भी है। अभी टाइम लगेगा मेरे को लग रहा है, लेकिन हम ना थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट एक लूज लेवल के ही सही, एक भाषाभास, थोड़ा सा हमारा नोशन ऐसा बने कि भैया ये व्यापक के साथ में कुछ जो है ना सीरियस बात हो रही है, उसके बेस उससे कुछ रिलेट हो रहा है। तो इसको एक बार हम कवर कर लेते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये पारगामी है ना। ये जो है इसको, ये मतलब हमने अभी डिस्कस कर ही लिया है कि ये हर वस्तु के आर पार इतना हमको इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक के रूप में ये दिखता ही है ना। फिर अगली अगली जो है ये इसमें आ रहा है कि ये पारदर्शी भी है, ये ट्रांसपेरेंट भी। इकाइयां ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन व्यापक अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट ही है व्यापक। तो इसको हम अच्छे से देख सकते हैं। इसी को अंतर्यामी भी बोला गया मध्यस्थ दर्शन में। तो अब ये अनुभव दर्शन के पेज 12 पे जो है बताया गया कि पारगामीयता और व्यापकता के संयुक्त रूप में हम अंतर्यामी का अनुभव कर सकते हैं। तो ये हर वस्तु के आर पार है और हर जगह पर है। तो ये अंतर्यामी भी है। जैसे ईश्वर को भी अंतर्यामी कहा गया, भैया ईश्वर से कुछ छुपा नहीं है। इस सेंस में अंतर्यामी शब्द को यूज किया कि देयर इज नथिंग हिडन फ्रॉम गॉड। ये हमको बार बार परंपरा से सुनने में आता है। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये व्यापक से कुछ छुपा नहीं है ना। ये हमारे आर पार भी है और हमारे अंदर तो है ही है। तो भैया ये अंतर्यामी वाला एक सेंस जो है वो इससे भी हमको आ जाता है। फिर इसी के लिए एक शब्द दिया जिसको कहा ये अखंड है। ईश्वर को भी अखंड कहा है परंपरा में। यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया जब आप व्यापक को समझने जाते हैं तो मतलब ये बड़ी क्लियरली देख पाते हैं, है ना। दिव्य, फिर से आपसे साइंस बैकग्राउंड के हिसाब से, और आप नए भी हो इसलिए, क्या ऐसा कल्पना में लाया जा सकता है, कैन वी इमेजिन कि हम इस व्यापक के टुकड़े कर देंगे? नहीं कर सकते, है ना। हर इकाई के टुकड़े कर सकते हैं, धरती के भी टुकड़े कर सकते हैं। टुकड़े क्या कर सकते हैं इन द सेंस के, या तो इसको चूर चूर कर दें कभी एटम बम गिरा के, या धरती से अगर आपने कुछ उठा भी लिया तो ये भी हो गया कि इसको उठा के कहीं और ले गए, तो ये भी इसका यही मतलब है कि उसका एक टुकड़ा लेकर के चले गए। जैसे आदमी चांद पे पहुंचा तो चांद से पत्थर उठा के ले आया, है ना। तो चांद के टुकड़े किए जा सकते हैं, ऐसा हमको नोशन में आता है। धरती के भी हम इस तरह से किसी भी चीज के, किसी भी इकाई के टुकड़े कर सकते हैं। ये व्यापक को जितना हम समझते हैं, ये बड़ी क्लियरली, बड़ी आसानी से समझ में आता है कि ये अखंड भी है ना। ये जो अपने आप में इनडिविजिबल है ना। ये खंड विखंड से मुक्त है, ऐसा भाषा यूज किया मध्यस्थ दर्शन में। ठीक। फिर इसको कहा गया पेज 15 पे कि ये काल की सीमा से भी बाधित नहीं है, मतलब इस पर समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए इसको एक नाम अकाल भी दिया गया है ना। हमने जैसे कहा कि जितनी भी इकाइयां हैं उन पर समय का प्रभाव पड़ता है। इकाइयां किस तरह की है? जड़ इकाइयां, चैतन्य इकाइयां हैं। जड़ इकाइयों की भी एक लाइफ स्पेन रहता है। हमारा शरीर जो है ये
है ना, कुछ 70 80 100 साल किसी का रहेगा, धरती की भी कुछ करोड़ों साल अरबों साल की, कुछ बिलियंस ऑफ ईयर्स की लाइफ होगी, है ना। कभी ये जड़ इकाइयां रहती हैं, कभी नहीं रहती हैं। फिर हम जब वो चैतन्य इकाइयों की बात करते हैं, अपने जीवन की बात करते हैं, तो इस पर भी हम समय के साथ कुछ प्रभाव देख सकते हैं कि समय के साथ साथ मैं समझदार हो सकता हूं। ये अपने में एक संभावना के रूप में, एज ए पॉसिबिलिटी वी कैन सी इट इन अवरसेल्व्स। तो ये जो जीवन हूं, मैं जीवन रूप में हूं, समय के साथ साथ जब मैं मेहनत करता हूं तो मैं समझदार हो सकता हूं, है ना। मेहनत नहीं करता हूं तो नहीं भी होऊंगा। तो तो ये भी जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं पर ऐसा लगता है कि इसमें क्वालिटेटिव चेंज आ सकता है। जड़ इकाइयों में क्वांटिटेटिव चेंज आता है, चैतन्य इकाइयों में क्वालिटेटिव चेंज आने की पॉसिबिलिटी है समय के साथ साथ। स्पेस में किसी तरह के चेंज की कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है और कोई आवश्यकता। ये काल की सीमा से, समय की सीमा से मुक्त है, इसलिए इसका एक नाम अकाल। ठीक है, ये इस स्लाइड पे 11 नाम आए। फिर एक दूसरा जो है आया, भैया एक बात बताइए, 9:30 हो गए हैं, क्या हम इसको 15 मिनट और चला के कंप्लीट कर लें ये वाली सेशन को, मतलब ताकि मुझे लग रहा है कि इसको हम ये कह पाए कि हमने जितनी बात मैंने रखनी थी एक फ्लो में पूरी रख ली। फिर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो बाद में देख लेंगे, कर सकते हैं? श्योर। यस सर। देव भाई आप जी अवेलेबल? जी ठीक है, चलिए तो इसको 15 मिनट और लगा लेते हैं। फिर इसको कहा गया कि ये क्रिया शून्य है। ये एक मेजर डिफरेंस है परंपरा से कहते हुए, कि परंपरा में ना ईश्वर को बोला गया कि ये कर्ता रूप में है, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही करता है। यहां पर जो कहा कि जब हम लॉजिकली समझने जाते हैं तो स्पेस को ही हम ईश्वर कह रहे हैं अगर, इस खाली जगह को, तो ये अपने आप में लॉजिकली समझने जाते हैं। तो दिव्य फिर से आपसे पूछूंगा, और जानवी आप भी जहां पर बीच में आसानी से बोल पाए, इसमें क्या लगता है कि कोई एक्टिविटी होती है और इट इज डिवाइड ऑफ एनी एक्टिविटी, ये क्रिया शून्य है, लॉजिकली कैसा लगता है? नहीं होती सर एक्टिविटी कुछ, बट मतलब हम इंड्यूस कर सकते हैं, बट नहीं, एक्टिविटी आप इंड्यूस कर सकते हैं तो किसी इकाई में, किसी वस्तु में इंड्यूस करेंगे या स्पेस में इंड्यूस करेंगे? हाँ नहीं, स्पेस में नहीं करी जा सकती, है ना। हम्म, मतलब ऑल एक्टिविटीज हैपन इन स्पेस, ऐसा कह सकते हैं, है ना। एक एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो स्पेस में घूम रहे हैं। तो एक्टिविटी स्पेस कर नहीं रहा है, स्पेस में सब एक्टिविटीज हो रही हैं। ये ठीक लगती है स्टेटमेंट? बिल्कुल सर। है ना। तो यहाँ पर जो है ना, परंपरा में जब ईश्वर को कहा गया तो बोला गया कि ईश्वर जो है वो कर्ता पद में है, सब कुछ ईश्वर ही करता है, उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि लॉजिकली जब हम समझने जाते हैं तो स्पेस एक्टिविटी कर नहीं रहा है, लेकिन स्पेस एक्टिविटीज को अलाउ कर रहा है कि भैया ठीक है, मेरे में घूम लो। धरती भी घूम रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी घूम रहे हैं, चीजें बन रही हैं, बिगड़ रही हैं, सारी एक्टिविटीज स्पेस में हो रही है। ये अपने आप में एक स्टेटमेंट जो है वो बनती है। तो इसको ना मध्यस्थ दर्शन में हम सब ने अपने क्लासरूम में हिंदी संस्कृत की क्लासेस में ना ऐसे विभक्तियां पढ़ी थी, कारक के भेद, कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसा सबको याद होगा ही। तो परंपरा में ईश्वर को कर्ता पद में रखा है ना। जैसे कर्ता ने, मतलब गोपी ने कहानी सुनाई, तो ईश्वर ने जो भी काम कोई करता है ना उसको कर्ता पद में रखते हैं। तो ईश्वर ही सब कुछ कर रहा है, इसलिए ईश्वर को कर्ता पद में रखा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये कुछ कहने समझने में कुछ गलती हो गई है परंपरा में। ईश्वर अधिकरण पद में है। अधिकरण पद में क्या है, ये विभक्ति आ जाती है में। तो सब कुछ ईश्वर ने किया, इसकी बजाय सब कुछ व्यापक में हो रहा है। ये एक लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड समझने के तरीके से ऐसा लगता है कि ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है जिससे हम शुरू हो सकते हैं। तो धीरे धीरे करके
मतलब ये एक वेरिएशन है परंपरा से कि ये जो कर्ता पद की बजाय इसको व्यापक को पहचाना ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में, और इसको अधिकरण पद में है, सब कुछ व्यापक में। ऐसा तो लॉजिकली ठीक लगता ही है। हाँ जी, ठीक है, तो ईश्वर को कर्ता पद में नहीं रखा। दिस इज ए बिग वेरिएशन फ्रॉम वॉट एवर सब धर्मों में या परंपरा में जो कहा गया, उससे यहाँ पर ये फर्क है। लेकिन अब उसको निगेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये ईश्वर को रिजेक्ट कर रहे हैं। ईश्वर में सब कुछ हो रहा है, व्यापक में सब कुछ हो रहा है, इनके कारण सब कुछ हो रहा है। मतलब ये ना होता तो एक्टिविटी ही ना होती। अगर इमेजिन करें कि कल्पना करें कि इस पूरे अस्तित्व में स्पेस ना होता तो सब कुछ एक दूसरे के में इतना पैक्ड होता कि कोई एक्टिविटी ना होती। जैसे ट्रैफिक जैम में कोई गाड़ी चल नहीं पाती है तो भैया कोई एक्टिविटी नहीं है, अब खड़े रहो उसमें। मतलब वो लाइक बट वी वांट टू मूव, एक्टिविटी ही एग्जिस्टेंस में जो है वो इट्स का एक सेलिएंट फीचर है। तो वो व्यापक के कारण ही हो रहा है। इससे भी हमको व्यापक की महिमा जो है इस तरीके से देख सकते हैं। व्यापक निराकार है, ये भी हमको बड़ी आसानी से क्लियर होता है। व्यापक फॉर्मलेस है ना? ये अद्वितीय है इन द सेंस के नॉन पैरेल है, या अनपैरेलल्ड है, ये यूनिक है, ये अपने आप में एक ही है, इस जैसा कोई नहीं है एग्जिस्टेंस में, कुछ और रियलिटीज जैसी नहीं है। ये इस सेंस में ये अद्वितीय भी। देव भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं बस यही सोच रहा था भैया कि जब सब कुछ अगर आप जो परंपरा में जो भी डिस्कशंस हैं उसको अगर यहाँ जोड़कर देखें तो ऑलमोस्ट सब कुछ चल रहा है सही, पैरेलल क्लियरली ड्रॉ किए जा सकते हैं, लेकिन कहीं पे जाके बात अटक जाती है। जैसे कर्ता पद की आपने बात की, मुझे लगता है कि या तो वो इंटरप्रिटेशन करते करते कहीं कुछ कोई लेजीनेस आ गया बीच में कि छोड़ो अब ये मतलब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी के ऊपर छोड़ देते हैं, या फिर अपनी कोई कुकर्म या गलतियों का ठीकरा फोड़ना था, कहीं किसी के ऊपर डालना था, ऐसे करके छोड़ दिया और आगे बढ़ गए हम लोग। कहीं मतलब कुछ बीच में कुछ इंटरप्रिटेशन में कुछ गड़बड़ रह गई, नहीं तो सही जा रहे थे शायद। तो ये बढ़िया आपने बताया। ये जो बाबा जी ने पुस्तक लिखी ना, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद, उसमें बाबा जी ने बड़ा लॉजिकली इन सारी चीजों को पूरी पुस्तक में हैंडल किया है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। मतलब लोग अपनी अपनी जान देने को तैयार है धर्म के नाम के ऊपर, क्योंकि धर्म के नाम पे कुछ फेथ है, कुछ बिलीफ है। बेशक लॉजिकली समझ में ना आया हो, लेकिन वो बिलीफ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आदमी मरने मारने पे उतारू हो जाता है। तो बाबा जी ने भी इसको एक ड्यू इंपॉर्टेंस दी है, और पूरी पुस्तक जो है वो अध्यात्मवाद जो है वो इन्हीं चीजों के ऊपर जो है वो हैंडल करते हुए लिखी है। कि वो जो आप बता रहे हैं कि सारा ठीकरा जो है वो ईश्वर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी। और मैं भी अपने घरों में जब से मेरा ध्यान गया, भैया आप सब भी देखो, हमारे यहाँ पे भी दिवाली की पूजा वगैरह होती है, तो उस पूजा में जो है वो बड़े ऐसे ऐसे शब्द आते हैं कि मैं मूर्ख, मैं कामी, मैं अज्ञानी, मैं पापी, मैं तेरे द्वार पड़ा, तुमने मेरा उद्धार करना है ना? तो भैया वो मतलब क्या कह रहे हैं कि भैया मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, जो कुछ करना है तुमने ही करना है। ऐसे ही हम लोगों की जो है वो, जब मैंने मतलब जब थोड़ा सा बारीकी से मैंने देखने की शुरू की, तो मुझे लगा भैया ये आदमी को शोभा नहीं देता कि भैया वो अच्छा खासा पढ़ लिख के और फिर बाद में मतलब वो बड़े श्रद्धा भाव से आखिर में जिंदगी भर कहता ये रही कि मैं अज्ञानी हूं, मैं पापी हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं कामी हूं, है ना, मेरा तुमने ही उद्धार करना है। ये हमारी सारी मेहनत का, सारी शिक्षा का फायदा क्या? इवेंचुअली पर्सन शुड बी एबल टू से कि भैया मुझे समझ में आ गया है यार, मैं कुछ समझाऊं। ठीक हाँ बात जी, भैया। नहीं भैया जी, बहुत अच्छी बात लगी यही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। फिर ये मानव व्यवहार दर्शन में जो है इसको ईश्वर को शुद्ध का भी नाम से आइडेंटिफाई किया गया, व्यापक को। तो फिर से दिव्य मैं आपसे पूछता हूं कि क्या हम चाहकर भी इस व्यापक को अशुद्ध कर सकते हैं? सर, तो जब वो अनटचेबल, अनडिविजिबल है तो
बड़ा ही मुश्किल है, मतलब नहीं कर सकते, मुश्किल क्या है साल है ना। हम इकाइयों को शुद्ध या अशुद्ध कर सकते हैं, कर सकते। इकाइयां शुद्ध या अशुद्ध होती हैं, व्यापक को हम अशुद्ध करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। जैसे ही कल्पना करते हैं पता लगता है कि इट इज फ्यूटाइल, है ना। तो ये शुद्धता, शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा, है ना। अनटचेबल कहना भी, जैसे आपने वर्ड यूज किया ना दिव्य, तो अनटचेबल तो नहीं है, हम सब व्यापक के संपर्क में तो है ही, तो ये टचेबल तो है, मतलब इट इज ऑलवेज टचिंग अस, वी जस्ट हैव टू फील इट। हाँ हाँ, ठीक बात है सर, है ना। तो अनटचेबल मतलब वी कैन नॉट थिंक ऑफ टचिंग इट टू ब्रेक इट या मेक इट इम्प्योर, लेकिन हम सब इसके टच में हैं, मतलब ये इन ए लाइटर वे मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कह सकते हैं। फिर एक इसका नाम परमात्मा भी रखा। अब बिल्कुल आकर के ना सटीक बात जो है वो कर रहे हैं कि भैया इसको परमात्मा भी कह दिया, ये आत्मा से भी सूक्ष्म है ना। लॉजिक भी बता रहे हैं कि भैया इसको परमात्मा क्यों कहा। तो आत्मा क्या हुआ, अब आत्मा को जो बोला कि एक एटम है, जीवन एटम है, जीवन एटम में मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि जो है ये 4 ऑर्बिट्स हैं, और न्यूक्लियस में आत्मा है। अब वो आत्मा भी एक रियलिटी के रूप में ऐसा कल्पना में आता है कि कुछ तो वस्तु है। अब ये व्यापक जो है, इट इज इवन सटल देन दैट, उससे भी माइक्रो है, अगर ऐसा शब्द यूज करें, है ना। तो जैसे जैसे वो माइक्रो में जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, सटल में जाते हैं, तो ये आत्मा से भी सूक्ष्म है। आत्मा अपने आप में भी एक सूक्ष्म चीज है, एक अणु भी, परमाणु भी अपने आप में एक सूक्ष्म चीज है, परमाणु में न्यूक्लियस उससे भी सूक्ष्म है, आत्मा उससे भी सूक्ष्म है। ये व्यापक तो सूक्ष्मतम कह सकते हैं, मतलब और भी सूक्ष्म हो गया, है ना। मतलब जैसे आपने भी कहा कि अनटचेबल है, मतलब वो लाइक ऐसा ही कल्पना में आता है कि भैया इसको तो दूर दूर तक हम किसी तरीके से भी इस तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन है ये बिल्कुल हमारे आर पार ही है। तो मतलब इट्स नॉट अवे फ्रॉम अस, ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसका एक नाम आत्मा से भी सूक्ष्म है, इसलिए इसका एक नाम परमात्मा। फिर आत्मा का नित्य अभीष्ट है। आत्मा का नित्य अभीष्ट का क्या मतलब हुआ, ड्यू टू इट्स बीइंग द इटर्नल गोल ऑफ आत्मा। तो हम सब अपने को जब चैतन्य रूप में पहचानते हैं, तो हम अपने में भी यही सब क्वालिटीज चाहते हैं, और जिन दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ में जी रहे हैं, उन सब ह्यूमन बींग्स में भी इन्हीं क्वालिटीज को चाहते हैं। तो ये हम सब ह्यूमन बींग्स का इटर्नल गोल है, इसीलिए इसका नाम अध्यात्म भी है ना। अब क्या हुआ कि भाई हम शुद्धता चाहते हैं कि नहीं चाहते, है ना। तो मैं भी शुद्ध रहना चाहता हूं, मेरे में भी कुछ अशुद्ध विचार आता है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगता है। कोई दूसरा भी इम्प्योरिटी के साथ में जीता है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। हम ट्रांसपेरेंसी चाहते ही हैं अपने जीने में, है ना। हमारी काफी बार एक दूसरे के साथ में जो क्लोज रिलेशंस है, और या मतलब कहीं पर भी ऐसा लगता है कि चीजें गलत हो रही हैं, तो तुम्हें ये लगता है तुम हमसे चीजें छुपा रहे हो। चीजें छुपाओ मत, बी ट्रांसपेरेंट टू। बच्चों के साथ भी कई बार पेरेंट्स को इस भाषा के साथ में यूज करते हुए देखा है, बेटा जो कुछ भी हमसे खुल के बात किया करो, है। तो एक आदमी को सही जीने के लिए एक ट्रांसपेरेंसी की आवश्यकता है। तो बेसिकली जीवन में ये जो व्यापक वाले जो गुण है ना, ये सारे के सारे चाहना जो है ये मानव में बनी हुई है। तो इसी को कहा ये आत्मा का नित्य अभीष्ट। मतलब हम एक अच्छा आचरण आदमी में देखते हैं, मानव में देखते हैं, उसका बेसिस क्या है, ये व्यापक ही उसका बेसिस है। तो कहीं पे कंफ्यूजन हो कि भाई आदमी को कैसे बनना है, कोई रेफरेंस मिले, तो ये जो व्यापक है यही उसका रेफरेंस भी, यही उसका गोल भी। भैया जी बस क्रिया। हाँ जी, दोबारा बोलिए, आवाज कट गई। वो शायद कह रही थी कि क्रिया शून्य नहीं होना चाहिए बस। जी जी हाँ, क्रिया शून्य जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये, लेकिन ये अपने आप में क्रिया शून्य
होते हुए भी सब क्रियाओं का आधार है। इस चीज को बार बार देखिए, इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, किसी को लिखना हो इसको लिख भी लें, ये पुस्तकों में भी मिल जाएगा, लेकिन अपने में एक्सप्लोर करने के लिए, स्वयं में क्रिया शून्य होते हुए भी ये सब क्रियाओं का आधार है। क्या ये वाली बात व्यापक के बारे में बिल्कुल ठीक लग रही है? बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से एक मानव भी जब जागृत मानव हो जाएगा और वो अपने बच्चों को, और अगर एक परिवार के रूप में देखें या जितने भी संबंधों में दिख रहा है या समाज के रूप में भी देखें, तो उन सब को भी वो जागृति प्रदान कर पाए, तो उसके बाद में आदमी को कुछ करने की इस सेंस में जरूरत नहीं है कि नजर रखने की जरूरत है ना। अभी तो ये नजर ही रखनी पड़ती है, कोई उल्टा पुल्टा तो नहीं कर रहा, कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। तो हमारी काफी सारी एक्टिविटी इस तरफ फोकस्ड है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो सारी एक्टिविटी से हम मुक्त हो जाएंगे अगर ये मध्यस्थता की तरफ ध्यान चला जाता है, जागृति की तरफ चला जाता है, समझदारी की तरफ चला जाता है। मैं समझदार हो जाता हूँ, मेरा बच्चा समझदार हो जाता है, मेरे आसपास के सब लोग समझदार हो जाते हैं, तो वहां पर हमको ये जितनी निगरानी वाला काम है ना, इस सब में हम क्रिया शून्यता पा जाएंगे, जिससे हम पाना भी चाहते हैं। ये बड़ा भारी काम है। कितने डिपार्टमेंट में आजकल मैं देखता हूँ भैया, सीसीटीवी लगा लो, फिर सीसीटीवी लगाओ तो उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कोई उसी रिकॉर्डिंग को देखेगा भी। कितना कितना जो है वो फालतू का मेहनत काम, आदमी ठीक से ही काम करता रहे भैया, ना किसी सीसीटीवी की जरूरत, ना उसकी ईएमसी की जरूरत, तो ना उसको रिकॉर्डिंग को देखने वाले की जरूरत। तो ये जो व्यर्थ वाले काम है, इनमें तो कम से कम हम क्रिया शून्यता चाहते ही है, ऐसा कह सकते हैं वर्षा जी? बिल्कुल भैया, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो मतलब वो हर चीज को कॉन्टेक्स्ट में हम देख कर चले। अब जो है इसमें ये चीज रह गई, लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं, ये निरपेक्ष ऊर्जा के रूप में इसको कह रहे हैं, एब्सोल्यूट एनर्जी है। तो इसको ऐसा कहा गया कि व्यापक में हर इकाई ऊर्जित है, ऐसा कह सकते हैं, जी जी भैया, जी भैया। है ना। जैसे हम कोई भी एटम देखते हैं तो एटम के भी में भी अपने आप में एक ऊर्जा दिखती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उनमें मोशन हो ही रहा है। और सोलर सिस्टम में देखते हैं तो ये प्लैनेट्स में भी मोशन हो रहा है। तो हर इकाई अस्तित्व में ऊर्जित है। तो हम लोगों ने अभी तक ना एक ऐसा ऊर्जा का सेंस बनाया हुआ कि ऊर्जा जो है ना, ये हमको कहीं बाहर से मिलती है। जैसे जैसे बिजली, जैसे लाइट चलानी है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, है ना। कुकिंग गैस चलानी है तो गैस का सिलेंडर चाहिए, है ना। कार चलानी है तो पेट्रोल चाहिए। तो इन सबको हमने ऊर्जा के रूप में देखा। तो ऊर्जा कहीं बाहर से आती है। अभी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे एक एटम जो है वो अतीत काल से, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, उसके इलेक्ट्रॉन्स घूम ही रहे हैं, लेकिन इसकी कहीं से उसको कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमने सॉकेट तो लगाया नहीं हुआ उसका। तो ये इसमें एनर्जी कहाँ से आई हुई? एक एटम के इलेक्ट्रॉन्स घूम कैसे रहे हैं? ये सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट्स घूम कैसे रहे हैं? तो इसको फिर ऐसा प्रस्ताव दिया गया कि व्यापक में होने के कारण हर इकाई ऊर्जित है, अपने आप से ऊर्जित है ना। इसको कहीं और से ऊर्जा मिल नहीं रही है, ये व्यापक में है और ऊर्जित है। तो व्यापक को ऊर्जा स्वरूप में रखा गया, ये निरपेक्ष ऊर्जा है, इस रूप में इसको पहचाना गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी शुरू के दिनों में मतलब हम इसको बिल्कुल ऐसा सोचे कि पहले मैं इसी को समझूंगा फिर मैं बाकी चीज समझूंगा, तो ये जो है ये होने वाला नहीं है। इसको अभी हम सिर्फ प्रस्ताव के रूप में, सूचना के रूप में अपने में ले लें। ये धीरे धीरे करके क्लियर होगा। अगर आप मेरे से ईमानदारी से पूछे, मैं भी ये क्लियरली कह सकता हूँ, ये मुझे भी अभी पूरा क्लियर, मेरा भी इस पे शोध चल रहा है। जी भैया। ठीक है, लेकिन इतना सेंस होता है कि भैया कम से कम ये ध्यान जाता है कि अभी तक हमने ना ऊर्जा को किसी एक्सटर्नल सोर्स के रूप में ही हमेशा देखा था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक्सटर्नल सोर्स के रूप में नहीं है, एक कोई कोई ऐसा एक्सटर्नल सोर्स ना भी हो फिर भी मैं ऊर्जित होता हूँ। कभी कभी मैं खुद भी अपने आप में, जैसे सोम भैया शिविर में पूछते ही हैं कि जो है, जब मैं विश्वास के साथ होता हूँ तब अपने को ऊर्जित महसूस करता हूँ, या विश्वास के बिना होता हूँ तब अपने को ऊर्जित महसूस करता हूँ? ऑब्वियसली भैया, विश्वास के साथ। जब विश्वास के साथ होता हूँ तो अपने को ऊर्जित महसूस करता हूँ।
अब विश्वास कोई फिजियोकेमिकल चीज है क्या? है ना, इन दी सेंस के जैसे पेट्रोल था, कुकिंग गैस था, बिजली थी, इस तरह से विश्वास जो है, विश्वास को तो हमने ऐसा कभी देखा नहीं, है ना। तो कोई बिना फिजियोकेमिकल चीज हुए भी ऊर्जा का स्रोत हो सकता है, ये पहले मुझे अपने अंदर फील हो, तो इट बिकम्स ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन, है ना। तो कम से कम यहाँ पर जो है हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट जो काफी सारे बाबा जी ने दिया है, उसके बाद में हम सबकी जर्नी है, हम अपने में भी शोध करेंगे, एक दूसरे के साथ भी बातचीत करेंगे और इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसी को चेतना भी बोला कि ये चैतन्य के साथ में चेतना है ना। तो चैतन्य जो है, जो चैतन्य इकाई, जीवन इकाई बोली, तो उसका प्रेरणा स्वरूप में ये चेतना जो है, ये इसी को व्यापक को जैसे कहा, और ये अपने आप में पूर्ण है ना, ये कम अधिक से मुक्त है, इसलिए इसको एक नाम जो है वो पूर्ण भी इसका रखा गया। नाम इसको कह सकते हैं कि ये कम हो गया, ना इसको कह सकते हैं ज्यादा हो गया। तो ये मेरे को ऐसा लगा था कि जब व्यापक की बात होती है, और आप में से दोज ऑफ यू जो कि इसको अच्छे से मध्यस्थ दर्शन को गहराई से समझना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक प्रायोरिटी का कार्यक्रम रहेगा, तो मध्यस्थ दर्शन में ये एक व्यापक की भी सूचना हमारे पास में रहे। इसमें से कुछ चीजें हमको जल्दी सेट हो जाएंगी, कुछ चीजों में लंबा समय लगेगा। तो जो लंबा समय लगेगा, तो उससे आप डू नॉट फील डिस्करेज्ड प्लीज, है ना। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। हमारे बाकी चीजें भी बहुत कुछ हैं जो आसानी से समझ में आ जाएंगी, जल्दी समझ में आ जाएंगी, और उसका सीधा इम्पैक्ट जिंदगी में आएगा। लेकिन ये व्यापक है ना। व्यापक को सह अस्तित्व में जड़ और चैतन्य प्रकृति के साथ में देखा गया, ठीक है। ये क्रिया शून्य है, ये अधिकरण पद में रखा, इसको यहाँ पर कर्ता पद में नहीं रखा, ये इसको कारक के भेद के रूप में। इस तरह से मुझे लगा कि जिन जिन चीजों की तरफ मेरा ध्यान गया, उसको मैं आपके साथ में इस तरह से शेयर कर। बहुत बढ़िया भैया, संदीप भैया बहुत बढ़िया। आपको तो भैया ये सारा जानकारी था ही पहले से। बहुत क्लियर हुआ है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया से रखे, और आज बहुत अच्छा से, और भी चीज जहाँ ध्यान नहीं गया था वहां पर भी गया है। बहुत अच्छा भैया। दिव्य कुछ बन रही है क्लैरिटी? जी सर, नहीं मतलब थोड़ा और डीपली समझ में आ रहा है। ऑब्वियसली खूब सारे क्वेश्चन है, वो शायद खुद ही के ही शोध का विषय है अभी। परमात्मा, अध्यात्म, चेतना, पूर्ण, ये अभी पूरा हाँ, इसको इसको पेंडिंग में रखो, इसको जब तक शिविर, हाँ बिल्कुल, इसको 2 साल के लिए पेंडिंग में रख दो, कोई टेंशन नहीं है। बाकी साथियों का जितनी बात हुई उस पर कुछ प्रश्न हो तो बताएं। जी भैया, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये जो व्यापक है वो इतना सूक्ष्म है कि आत्मा से भी आर पार हो जाता है, तो क्या ऐसा भी शब्द बनता है कि व्यापक भी कोई बहुत छोटे छोटे कणों से बना होगा लेकिन हम उसे देख नहीं पाए, या व्यापक कोई ऐसा शब्द नहीं बनता। जो जहाँ पे कण आ जाता है वहां प्रकृति आ जाएगी। अच्छा अच्छा। फिर भैया वो सूक्ष्म चीज सिर्फ एक व्यापक ही है, एक मतलब एक, हाँ सूक्ष्मतम है, मतलब लाइक देयर कैन नॉट बी एनीथिंग फर्दर सूक्ष्म देन दैट। जब उसको खाली जगह ही कह दिया है ना, we compared it with space. Actually we said it is space, this is the space in which everything else is active, everything else is moving. So there is nothing there, so that nothingness itself is what we call sukshtam. There cannot be nothing which is less than nothing. मतलब अगर ये मैथमेटिकली सेंटेंस सही है तो मतलब। भैया जी दूसरा प्रश्न ये बनता है, जैसे कि मतलब मेरी कल्पना में लास्ट संडे भी आया था, और अभी भी जब आप अपनी बात रख रही थी तो कॉन्टिन्यूसली ये पूरा माइंड में चल रहा था कि जैसे हम व्यापक को ऊर्जा कह रहे हैं, ये भी तो हो सकता है ना कि जब सूरज निकलता है तो सूरज की जो हीट है वो इस इन्वायरमेंट में ऊर्जा का कारण बनता हो, इस व्यापक में ऊर्जा का कारण बनता हो, ऐसा भी देख सकते हैं। ये तो आप सिर्फ सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, सोलर सिस्टम के बाहर भी
प्लैनेट्स हैं, है ना, और कई रैंडम प्लैनेट्स भी होंगे शायद, मतलब कई ऐसे मेटियोर्स वगैरह घूम रहे होंगे, उनमें भी एटम्स होगा, वहां पे कोई सूरज की रोशनी नहीं है, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे घूम रहे हैं? ठीक और भी सन्स हो सकते हैं। ठीक बात है। तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जी ठीक बात है। एक बात जब बोलनी थी भैया कि कन्फेशन टाइप है थोड़ा सा, कि जो एक पहले एक दो शिविर जो करने के बाद शुरुआत के ऐसा लगता है जैसे हल्का सा एरोगेंस बिल्ड होता है थोड़ा सा, कि दूसरी कुछ चीजों को निगेट करने का कोशिश चालू हो जाती है, कि अभी मेरे पास कुछ इस तरह का ज्ञान है जो मैं दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ और उनको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बट अभी स्लोली ग्रेजुअली ना वो दूसरी तरफ जाता है कि I become more grateful towards whatever has happened so far. जो अभी तक शोध हुए है ना, उसमें बहुत कुछ शायद अभी समझा नहीं हम लोगों ने, बहुत अच्छी कोशिशें हुई हैं। सो जितना समझ बिल्ड होती है उसमें और ग्रेटफुलनेस आती है अंदर। बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल ठीक हो, वो भी आती है, ग्रेटफुलनेस भी आती है। और दूसरा जो है वो एक वो जो बोलने वाला अभ्यास रहता है ना, हम सब ने कोशिशें की है, आप सब भी अपने तरीके से करो। हम थोड़ा सा सुनते थे और लगता था कि आके सबको समझाना शुरू कर दें, और फिर किसी को समझ में नहीं आती थी, तो फिर धीरे से ये पता चला भैया अभी तो अपना ही समझना काफी शेष है, ये काफी लंबा काम है। ठीक है, मैं आप सबको बार बार इस चीज के बारे में कहूंगा, प्लीज कीप इट इन माइंड कि संडे को coming in these sessions only for 1.5 hours is not going to help, है ना। 6 hours in a month is not going to help। मतलब ये अगर लगता है कि भैया ये जिंदगी को छू रही है, वो इवन स्पिरिचुअल रियलिटीज में भी इतनी सारी चीजें हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इतनी सारी चीजें हैं। आज हमने जो बात की ऐसा लगता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ की, लेकिन जितनी हमने वैल्यूज की बातें पहले की हैं, है ना, रिलेशनशिप्स की बात की है, इस धरती पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मानव को समझ में नहीं आ रही है, ये सारी भी अपने आप में रियल प्रॉब्लम्स है। तो बाबा जी ने एक पूरे एग्जिस्टेंस को हैंडल किया है। वी कैन सी कि हमारा पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है। किसी को स्पिरिचुअलिटी में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो ये व्यापक को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, किसी का रिलेशनशिप्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो वो वहां पर ज्यादा फोकस करेंगे, किसी का ये धरती पे चीजें क्या हो रही हैं यहाँ पर ज्यादा फोकस होगा तो वो उस वाले पार्ट को समझेंगे। एवरीथिंग इज वेरी डिटेल्ड एंड वेरी इलेबोरेट एंड इट नीड्स टाइम। तो तो जो भी लोग इसको प्रायोरिटी में ले रहे हैं, सीरियसली ले रहे हैं, ये इन एडिशन टू दीज संडे मॉर्निंग सेशंस ड्यूरिंग द वीक ऑल्सो आप लोग कुछ ना कुछ अपना जो है ना वो थिंकिंग चलती रहे, पढ़ाई चलती रहे, और YouTube पे काफी रिकॉर्डिंग्स हैं वो चलती रहे, और जब जब मौका मिले प्रैक्टिकली भी फिजिकली भी शिविर किए जाए। पूरा शिविर ना कर पाए तो कभी 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए चले जाएं, जैसे आजकल दिल्ली में एक अध्ययन शिविर हापुड़ में चल रहा है, 7 अगस्त तक चलेगा। जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास के लोग हैं उनका मन करता है कि भैया बीच एक एक सुबह से शाम तक बैठने से भी एक माहौल बनता है, एक आपको इनपुट्स मिलती है। तो सुबह चले गए आप और शाम को वापस आ गए, एक दिन सवेरे चले गए, शनिवार को संडे को वापस आ गए, ऐसा कोशिशें करते रहे। मतलब कुछ ना कुछ अपनी कंटिन्यूटी जो है ना वो बाकी टाइम पे भी बना करके चलेंगे तो जो है ये क्लियर जो है चीजें और होंगी। तो जितना हम लोग ये सैटरडे संडे की मीटिंग में कर पाते हैं इतना तो करेंगे। एंड एज आई सेड अर्लियर, धीरे से कुछ जैसे रिक्वेस्ट आई है कि इंग्लिश में भी शब्द रखे जाएं साथ साथ, तो थोड़ा कम्युनिकेशन, और हम लोग कुछ लोग हैं जो ट्रांसलेशन पे काम कर भी रहे हैं, तो मतलब वील सी कि जितना हम कर पाएंगे उतना साथ साथ उसकी कोशिश करें। आज का सेशन लंबा हो गया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स। थैंक्स फॉर रिमेनिंग इन द सेशन। सब लोग जुड़े रहे, आप सबका धन्यवाद। अगले संडे को फिर से मिलेंगे, और ये जो पुस्तक है इसको मैं 1 सेकंड के लिए आपके सामने शेयर करके रख देता हूं ताकि आप जो है तो इसके बारे में जो बात करनी थी हमारे को, हमने कहा था कि ये व्यापक के बारे में बात करेंगे और सह अस्तित्व के बारे में बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट में से। ये हमारा काफी कुछ हो गया है।
है ना। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो अगली बार ले लेंगे, वील हैव सम डिस्कशन ऑन दैट। फिर ये आगे के जो कुछ पॉइंट्स है ना, 1-2 पेज, इसके ऊपर अपनी स्पष्टता बना करके आए। और जो है ये प्रकृति में संपन्नता ये कुछ लिखा है, ये अस्तित्व में 4 अवस्थाएं लिखी हैं, और फिर ये यहाँ पर ऐसे करके, तो ये 1-2 पेज जो है ना, थोड़ा सा आप ये पेज नंबर 17 एंड 18 है, विकल्प एंड अध्ययन बिंदु का, इसको पढ़ के फिर से वैसे ही करेंगे कि आप लोग अपनी तरफ से शेयरिंग करें थोड़ा सा, मैं भी अपनी तरफ से शेयरिंग करता हूँ, इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है भैया जी, एक ना मतलब एक प्रस्ताव रखने का मन है। आप मुझे बताइए, जैसे 2 दिन से मेरे मन में चल रहा था कि जैसे हम जितने भी साथी लोग हैं दिल्ली से, क्या हम सभी लोग कभी मतलब 2 वीक्स में या 1 मंथ में एक बार फिजिकली मीटिंग कर लें कि हम क्या कर रहे हैं, कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना हमारा अचीवमेंट है, ऐसा कुछ गोष्ठी जैसा हो जाए किसी प्लेस पर, थोड़ा जीवन। तो ये देखो अपना वर्षा, ये कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो भी जाए, लेकिन एक चीज ना ये भी रहती है कि जब हापुड़ में भी एक्टिविटीज चल रही होती है ना, तो एक ऐसा फीलिंग रहती है कि आप तो दिल्ली में ही हो, तो मतलब वो हापुड़ में भी जाकर के जो है ना, वो वाला काम गोष्ठी वाला जो है वो हो जाता है। मतलब वहां पर थोड़ी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है, लेकिन थोड़ा सा वर्कआउट किया जाए कि हापुड़ में भी करें। मतलब वहां पर हो ही रहे हैं शिविर, होते ही रहते हैं। और बाकी कुछ साथियों ने मेरे को और भी बोला है कि एक ऐसे मीटिंग का उनका भी मन है। मेरी उनको हमेशा से ये रहा है कि भैया आपस में आप कोऑर्डिनेट करके मीटिंग रख लीजिए, महीने में एक बार रखेंगे, मैं भी अपनी तरफ से आने के लिए कमिटमेंट दे सकता हूँ। जी जी भैया, है ना। लेकिन वो कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, ये इसके लिए भी कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। वो कुछ साथी कोशिश कर भी रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से देख लीजिए उसको, एक ग्रुप ऐसा बना सकें तो कर सकते हैं। आई डोंट माइंड इट। थैंक यू भैया जी, ठीक बात। ठीक है, चलिए बढ़िया, थैंक यू सो मच, नमस्कार, अगले संडे को मिलते हैं फिर से। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you.